हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेरी वेरी फाइन। तो वेलकम है आप सबका। आज सर लेके आए हैं एग्जामिनर रिपोर्ट, वो भी एसबीआर की, प्रोफेशनल लेवल की लेटेस्ट एग्जामिनर रिपोर्ट मार्च जून 2025। तो बच्चों, आज सिर्फ एग्जामिनर की रिपोर्ट ही नहीं डिस्कस करूंगा। आप ये मान लो कि मैं पूरा का पूरा पेपर ही डिस्कस करने वाला हूं। मैं एग्जाम एनालिसिस भी साथ साथ करूंगा आपके। सिर्फ गलतियां नहीं देखेंगे कि क्या गलतियां करी, बट मार्च जून 2025 में पेपर का क्या लेवल था, कैसे क्या क्या प्रॉब्लम बच्चों ने उसमें फेस करी और उसको कैसे डील करना था, सारी बात करेंगे। ऑब्वियसली बहुत डिटेल में सॉल्व तो नहीं कर रहा हूं अभी, डिस्कस ही करेंगे, बट एनालिसिस प्लस एग्जामिनर रिपोर्ट दोनों का मिक्स है आज का सेशन। स्पेसिफिकली मैं क्वेश्चंस डाल के लाया हूं। एग्जामिनर रिपोर्ट में क्वेश्चंस नहीं होते हैं, बट मैं मार्च जून 2025 का पूरा एग्जाम पेपर भी आज आपके साथ लेके आया हूं, ताकि आप लोग समझ सको कि यार ये गलतियां हमें नहीं करनी और पेपर का क्या लेवल आया था। कुछ भी लेवल नहीं था पेपर का सारा वही कवर किया है, वही पूछा गया है जो नॉर्मली हम क्लासेस में करते हैं। कुछ नया नहीं, कुछ ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा हैवी है, परेशान करने वाली चीज़ है बच्चा, सब आप मैनेज कर सकते हो। तो आज की एग्जामिनर रिपोर्ट में से ज़रूर देखिए, जो भी बच्चा एसबीआर का एग्ज़ाम देना चाहता है हर अटेम्प्ट के लिए एप्लीकेबल रहेगी। इसको देखने से आपको समझ आएगा कि मुझे इस पेपर को कैसे प्रिपेयर करना है और कैसे कैसे इस पेपर में क्वेश्चंस आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी डिले के आपके सर के साथ, एसीसीए सीएम में मोहित अग्रवाल। तो करिए सर स्टार्ट। तो पहला ही क्वेश्चन, ई गैप कंपनी। पहला क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 1 कौन सा है? ई गैप कंपनी। बड़े मस्त तरीके से समझेंगे, बड़ा डिटेल में समझेंगे, एक चीज डिटेल में बात करने वाला हूं। कैलकुलेशन पे ज़्यादा फोकस नहीं है मेरा। आपको वर्ड प्रोसेसर पे टाइपिंग कैसे करते हैं, पेपर को प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म पे कैसे करते हैं, अभी वो फोकस नहीं है। राइट नाउ माई फोकस इज टू बिल्ड एग्जाम टेक्निक, राइट नाउ माई फोकस इज टू बिल्ड कंसेप्ट टू गिव यू कॉन्फिडेंस। आपको भरोसा देने आया हूँ, ट्रस्ट देने आया हूँ इस एसबीआर के प्रोफेशनल लेवल के पेपर में, जिससे बच्चे बहुत घबराते हैं। होपफुली हाँ, कंसेप्ट सारे पढ़ लेना। अब जैसे इधर लिखा है टॉपिक 1 में लेके आऊंगे, इसमें टेस्ट क्या क्या हुआ है, तो बहुत ज्यादा डिटेल में रिक्वायरमेंट नहीं बता रहा हूं, बस आपको शॉर्ट में बता दिया। स्टेप एक्विजिशन का कंसेप्ट टेस्ट हुआ है, IS-19 टेस्ट हुआ है, और SOFP यानी बैलेंस शीट एडजस्टमेंट्स तो रहती है। वो तो कोई टेस्टिंग ही नहीं है। अगर ये दो सही है तो आप बैलेंस शीट में तो एडजस्ट कर ही दोगे भाई। आज की डेट में प्री पॉपुलेटेड बैलेंस शीट होती है एक्सेल के अंदर, उसमें आपको सही गलत जो प्लस माइनस आपने पुरानी कैलकुलेशन करी होती है उसको जाके एडजस्ट करना होता है। डेबिट और क्रेडिट के मार्क्स होते हैं, तो कोई नई बात तो ही नहीं है। ठीक है, तो मोटा मोटा स्टेप एक्विजिशन और IS-19 आना चाहिए। अगर आपने नहीं पढ़ रखा, अच्छा मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा बच्चों सबसे, अगर किसी को भी स्टेप एक्विजिशन नहीं आता, क्या है स्टेप एक्विजिशन? नो कंट्रोल से कंट्रोल, कंट्रोल से नो कंट्रोल, कंट्रोल टू कंट्रोल, कंट्रोल टू लेस कंट्रोल, तो जो भी है, जो भी सिनेरियो है, ये स्टेप एक्विजिशन है। अगर आपने नहीं पढ़ रखे तो जल्दी से जाओ पहले पढ़ लो, मत देखो आगे, क्या फायदा है, आपका टाइम वेस्ट होगा। IS-19 क्या है? IS-19 पता है? पेंशन, यस, पेंशन बेनिफिट्स। तो ये जो पेंशन बेनिफिट है, डिफाइंड प्लान, ये सारी बातें करता है IS-19। अगर आपको पेंशन ऑब्लिगेशन, प्लान असेट्स, ये सब टर्म्स अजीब लग रही हैं, ये आपने नहीं पढ़ रखी है, तो पहले IS-19 पढ़ के आओ, फिर देखना इस क्वेश्चन का लेवल। एग्जाम का लेटेस्ट अभी गया हुआ पेपर करा रहा हूँ, और जो पढ़ा है उससे आप ये टैकल कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, आप मुझे बताना फिर। ठीक है, पढ़ लिया, होपफुली आगे वापस चलो फिर सर के साथ। लो, पहला ही क्वेश्चन लेके आ गया, सीधा कॉपी पेस्ट किया है, सेम टू सेम क्वेश्चन एसीसीए के प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म से अपन क्वेश्चन लेके आए, आपके पास अवेलेबल है। आप भी चाहो तो मार्च जून 2025 का पेपर एक्सेस कर सकते हो प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म पे जाके, आपके लिए खास वहां से लेके आया हूँ। पहला ही पार्ट है स्टेप एक्विजिशन के ऊपर, गुडविल के ऊपर। पढ़ते हैं इसमें कि कैसे हमें इसे डील करना था, कैसे इसको टारगेट करना था। बाकी डिटेल आंसर आपके पास अवेलेबल है, सारा प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म पे सारा का सारा क्वेश्चन और डिटेल आंसर वहां से आप पढ़ सकते हैं, एग्जामिनर रिपोर्ट को एक्सेस कर सकते हैं। एवरीथिंग इज अवेलेबल टू यू ऑन ACCA ग्लोबल प्लेटफॉर्म। क्या कहता है पहला क्वेश्चन? ऑन 1 Jan 2017, ठीक है, तो डेट कौन सी है? 1 Jan 2017। E-Gap paid 4.3 million to acquire 25% of $5 million $1 equity share of Brin। भाई E-Gap ने 4.3 मिलियन पे किया टू एक्वायर 25% ऑफ द 5 मिलियन इक्विटी शेयर ऑफ Brin। तो भाई उसके 5 मिलियन शेयर थे और अपन ने कितने एक्वायर करे? सिर्फ 25%। तो क्या इससे कोई टेंशन वाली बात है क्या? बिल्कुल टेंशन वाली बात नहीं है। अपने पास उसकी 25% होल्डिंग है,
क्वेश्चन कहता है, इससे अपन को कोई टेंशन ही नहीं है, ठीक है, अच्छी बात है। दिस शेयर होल्डिंग एनेबल्ड ई गैप, अच्छा कितने में लिए, 4.3 में, ठीक है। कंसिडरेशन पेड टू एक्सरसाइज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ओवर ब्रांड फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग पॉलिसी डिसीजंस। E-GAAP recorded this investment in brand at a cost within financial asset in a draft consolidated financial statement. बताओ, चलो आप लोग बताओ, ये पढ़ो, क्या आप में से कोई इसको समझ सकता है या नहीं समझ सकता, जल्दी बता दो। कोई दिक्कत, कोई परेशानी इस एरिया में है या नहीं है? भाई मुझे तो कुछ गलती दिखाई देती है, मेरे को कुछ मिस्टेक दिखाई देती है इस एरिया में, आपको दिखाई देती है या नहीं देती, जल्दी बताओ। अरे अगर किसी ने SBR नहीं भी पढ़ रखा, सिर्फ FR पढ़ रखा है, वो भी गलती स्पॉट कर लेगा। पहली बात तो अभी तो SBR का कोई कंसेप्ट ही नहीं आया है इसमें, ये बात मेरी ढंग से समझ लेना। नहीं कर पा रहे हो तो कंसेप्ट बहुत वीक है। गलती मिली, हाँ सर मिल गई, क्या गलती है, कॉस्ट। और ये है क्या, अगर मैं किसी में 25% होल्डिंग रखता हूं, क्या पढ़ाया था, अगर अपन किसी में 25% होल्डिंग रखते हैं तो हमारा उसके ऊपर क्या आ जाता है, 20% से ऊपर क्या माना जाता है, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। और क्वेश्चन कह भी रहा है कि सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, और अगर आपका किसी पे सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है तो वो आपका क्या हो गया भाई, दोस्त हो गया ना, फ्रेंड हो गया, क्या बोलते हैं उसे, एसोसिएट। और एसोसिएट की अकाउंटिंग कैसे होती है कंसोलिडेशन में, कहता है कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट में एसोसिएट को किस पे दिखा दिया, कॉस्ट पे, और किस पे दिखाना होता है मेरे दोस्त, बता दो जल्दी से, कौन सी अकाउंटिंग है? सर अकाउंटिंग तो इक्विटी मेथड है। अब सर ये इक्विटी मेथड क्या होता है, अब ये नहीं बताऊंगा मैं, इक्विटी मेथड पढ़ाने नहीं आया हूं कि भाई पूरा पढ़ा दो सर, फिर तो क्लासेस ही होगी। अरे इक्विटी क्या है, जितना खरीदा प्लस उसका शेयर पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट, उस जितना भी एसोसिएट का प्रॉफिट हुआ उस प्रॉफिट में मेरा शेयर माइनस कुछ डिविडेंड है, कुछ और है तो माइनस कर देंगे, एनालाइज प्रॉफिट है, इंपेयरमेंट है, तो हमारा क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। तो भाई पहली गलती तो ये करी बच्चों ने कि बात नहीं समझी कि एसोसिएट है, ये एसोसिएट को इग्नोर ही कर दिया। आप पूरा क्वेश्चन जब पढ़ोगे ना तब ये बातें दिमाग में नहीं आती हैं। मेजॉरिटी ऑफ बच्चों ने एग्जामिनर रिपोर्ट में एग्जामिनर ने मेंशन किया, अभी मैं ये आपको करके नहीं सॉल्व करके दिखा रहा हूं, बट आपको ये जो पॉइंटर्स बताऊंगा ना उसी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, बैठ के फिर खुद ही सॉल्व कर लोगे, देख लेना, कंसेप्ट बिल्ड कर दूंगा, ऐसा पूरा क्वेश्चन का संधि विच्छेद कर देंगे, ऐसा ऐसा हाल कर देंगे इसका कि कुछ आपका बिगाड़ ही ना पाए। तो पहला पॉइंट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, मैंने 25% शेयर खरीदे के सामने वाली कंपनी में, और जब मैंने 25% का हक ले लिया तो वो मेरा एसोसिएट हो गया, मेरा दोस्त हो गया, मैं उसे इन्फ्लुएंस कर सकता हूं, चल दोस्त आ गोवा चले जा, घर में जाके बात करके आ। अब कंट्रोल तो पेरेंट के पास है, अब दोस्त को इन्फ्लुएंस तो कर सकते हैं, अब चाहे बात बने या ना बने, या उसका बना दे घर वाले, वो उसका जाने वो जाने, अपन ने इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, डिसीजन नहीं ले रहे हैं, इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। तो अपन 25% हक रखते हैं, ई-गैप 25% हक रखता है, इन्फ्लुएंस कर सकता है, वो उसकी एसोसिएट है। और अगर मैं कंसोलिडेशन स्टेटमेंट बना रहा हूं तो एसोसिएट को कैसे दिखाना है, इक्विटी मेथड पे, और जो कि रॉन्ग अकाउंटिंग है। पहली गलती, पहली करेक्शन। अरे क्वेश्चन 1 अब कुछ नहीं रह गया है, क्वेश्चन 1 इज ऑल अबाउट रेक्टिफिकेशन नाउ। अपनी जनरल एंट्री पास करो, रेक्टिफाई करो और डिस्कस करो और एक्सप्लेन करो, उन्हीं बातों को एक्सप्लेन करो, ठीक है। अगला चलते सर, आगे चलते, यहां तक बात समझ आ गई, बहुत बढ़िया, बहुत मस्त, पढ़ो आगे। ऑन 31 दिसंबर 17, यानी एक साल बाद, ओहो एक साल बीत गया है, एक साल बीत गया है दोस्त मेरे, अपन ने 1 जैन को दिल लगाया था तुमसे, और अब 31 दिसंबर आ गई है। क्या हो गया 31 दिसंबर को, मतलब एक साल तक तो इक्विटी अकाउंटिंग चलेगी, अभी तक तो इक्विटी अकाउंटिंग चलेगी, ठीक है। ई-गैप एक्वायर्ड फर्दर ओहो फिर 45%, 25% ऑलरेडी थे, 45 और ले लिया, तो क्या हो गया, ये तो रिश्ता बदल गया, दोस्ती रिश्तेदारी में बदल गई। भाई अभी तक वो हमारे दोस्त थे, अब हम उनके पेरेंट हो गए हैं, अब हमारा उन पे कंट्रोल आ गया है, नो कंट्रोल से कंट्रोल की सिचुएशन आ गई है। और क्या पढ़ाया था नो कंट्रोल से कंट्रोल में, बताओ क्या होता है, जिसने पढ़ रखा है वो बता सकता है कि नो कंट्रोल से कंट्रोल की सिचुएशन में क्या अकाउंटिंग होती है। भाई बदल गया ना, रिश्ता बदल गया, पहले रिश्ता दोस्ती का था, दोस्ती रिश्तेदारी में बदल गई, वो हमारी चाइल्ड कंपनी बन गई, हम उसके पेरेंट कंपनी बन गए, वो हमारी सब्सिडरी, हम होल्डिंग कंपनी हो गए। तो इस नए रिश्ते में अब हर बात नहीं होगी, पुराना कुछ भी नहीं चलेगा,
तो ये जो पुराना गलत किया बच्चों ने, मालूम है क्या किया बच्चे, 25% को तो भूल ही गए। अरे पुरानी जितनी भी होल्डिंग है उसको भी आप रीवैल्यू करते हो, उसको भी डेट ऑफ एक्विजिशन पे फेयर वैल्यू लेके जाते हो, गुडविल कैलकुलेट करते हो, सारा काम करते हो ना भाई। आप फेयर वैल्यू पे लेके जाओगे जो एग्जिस्टिंग फेयर वैल्यू है, और इवन जो गेन लॉस आता है वो कहाँ जाता है, पीएनएल या ओसीआई में। छोटी छोटी गलतियां करी है बच्चों ने, ओसीआई में डाला है, अरे ये वाला गेन लॉस तो पीएनएल में जाता है बाबू, समझो। On 31st December, eGap acquired further 45 brand equity share gained control. Consideration comprised cash of 15.1 million and 1 million of eGap equity share, which had fair value 3.2 each. तो ये तो कोई, ये भी एफआर की बात है यार। आपने सामने वाले को 2 कंसिडरेशन में कैश भी दिया है, कुछ इक्विटी शेयर भी दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। On 31st December 2017, brand quoted share price was 5.7. तो शेयर प्राइस कोटेड कितना था, 5.7. द फेयर वैल्यू ऑफ ब्रांड आइडेंटिफाइबल नेट एसेट ऑन 31 दिसंबर इज 14 मिलियन। अच्छा, उसके नेट एसेट भी दिए हुए हैं हमें, कोई दिक्कत नहीं, गुडविल के लिए चाहिए होंगे, विच वॉज सेम एज द कैरिंग अमाउंट इन इट्स इंडिविजुअल। तो कोई फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट नहीं है, ये बात हमें बता दिया कि कोई भी फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट नहीं है, कैरिंग वैल्यू एंड बुक वैल्यू सेम है। इन द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 17, ब्रांड रिपोर्टेड अ प्रॉफिट ऑफ 2 मिलियन। अच्छा, पूरे साल का प्रॉफिट क्यों गिवन है भाई? आपने कितने का खरीदा है, आपने 1 जैन को 4.3 मिलियन खरीदा है, ठीक है सर, तो आपको क्लोजिंग वैल्यू तो चाहिए, और क्लोजिंग वैल्यू कैसे निकलेगी, पोस्ट एसोसिएट का प्रॉफिट दिया हुआ है, हमें तो ईयर एंड की वैल्यू चाहिए, तो 2 मिलियन पे 2 मिलियन का 25% निकाल के ऐड भी तो करोगे इसमें, इसको प्लस कर दोगे तभी तो क्लोजिंग वैल्यू आएगी। निकाल नहीं रहा हूं, बस बता रहा हूं आपको कॉन्सेप्ट। भाई मेरे को ईयर एंड पे वैल्यू चाहिए, ठीक है। In the draft consolidated statement for the year end 31st December, Bran was treated as a subsidiary and accounted for using acquisition method. ठीक है, सही किया है, सब्सिडरी बन गई अब तो ये। In the draft consolidated statement, financial position of non-controlling interest was measured at proportionate share of fair value. अच्छा, बारी बारी देखो, कई सारे पॉइंट्स आ गए। पहले तो बोला कि हम 45% खरीद के ले आए, ठीक है दोस्त, तो जब मैं 45% खरीद के लेके आ गया तो मेरे पे कंट्रोल आ गया। अब डेट ऑफ एक्विजिशन पे मेरी पुरानी जितनी भी होल्डिंग है उसको भी मैं रीवैल्यू करूंगा, आज की फेयर वैल्यू पे लेके जाऊंगा। और आज की फेयर वैल्यू कितनी दी हुई है, आई थिंक पर शेयर का वैल्यू दिया हुआ था यहाँ पे, AG1 इक्विटी शेयर विच हैड अ फेयर वैल्यू 3.20 ईच। तो एक शेयर का 3.20 वैल्यू है, तो 25% शेयर का कितना होगा, निकल जाएगा। इसको कंपेयर करोगे क्लोजिंग वैल्यू को 25% की वैल्यू से, तो जो गेन लॉस आएगा वो कहाँ डालना, पीएनएल में डालना, ध्यान रखना, ओसीआई में नहीं, ठीक है। अभी बात करेंगे, कहता है, और फिर उसके बाद क्या बात करता है बच्चों, तो उसके बाद ये बात करता है कि यार अपन ने एनसीआई की वैल्यूएशन प्रोपोर्शनेट नेट एसेट मेथड से करी है। 2 मेथड होते हैं, एक फेयर वैल्यू मेथड, एक प्रोपोर्शनेट नेट एसेट मेथड। और क्या कहता है, हाउएवर द पॉलिसी ऑफ ईगैप ग्रुप इज टू मेजर द एनसीआई एट इट्स फेयर वैल्यू। यहां भी गलती, जब आपकी पॉलिसी फेयर वैल्यू पे मेजर करने की है तो आपने एनसीआई की वैल्यूएशन फेयर वैल्यू पे क्यों नहीं करी, कॉस्ट पे क्यों करी है, प्रोपोर्शनेट नेट एसेट मेथड पे क्यों करी है, तो इसको भी ठीक करना पड़ेगा। तो देखो कितनी सारी गलतियां हैं, बट क्वेश्चन का लेवल कुछ मुश्किल है क्या, बिल्कुल नहीं है। फिर आगे देखो लास्ट, गुडविल इन द ड्राफ्ट कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट वाज कैलकुलेटेड एज फॉलोज। कहता है कॉस्ट ऑफ 45% होल्डिंग पेड इन 31 दिसंबर इज 15.1, एनसीआई एट एक्विजिशन 4.2, फेयर वैल्यू ऑफ आइडेंटिफाइबल नेट एसेट एट एक्विजिशन 14। अच्छा, यहां बताना बच्चों, ये जो गुडविल निकाली है ये सही निकाली है, यहां भी गड़बड़ है, ठीक है। एक तो एनसीआई गलत निकाला हुआ है, ठीक है, ये ठीक कर देंगे, फेयर वैल्यू मेथड से निकाल देंगे। और क्या गलती है, सोचो जरा, और गलती सोचो, बताओ, और बताओ, और कोई गम है, कोई दिक्कत है इस क्वेश्चन में? अरे 45% की कॉस्ट ली है सिर्फ, और वो भी कितनी ली है, 15.1, सिर्फ कैश कंसिडरेशन ली है। तो यहाँ पे तो 2 गलतियां हैं, तुमने इक्विटी कंसिडरेशन तो ली नहीं सर, बिल्कुल नहीं ली, आपने इक्विटी नहीं ली। और क्या गलती है, यू अकाउंटेड ओनली कैश कंसिडरेशन, यू हैव नॉट अकाउंटेड द इक्विटी पेड। भाई कंसिडरेशन पेड में तो दोनों आएगा ना, कैश और इक्विटी। और दूसरी सबसे बड़ी बात, यू हैव जस्ट कंसिडर 45%, आपके पास ऑलरेडी 25% भी है, उस 25% की वैल्यू का चेंज भी तो लोगे, तो आपने उस 25% को तो अकाउंट ही नहीं किया, वो भी तो अकाउंट होगा। भाई आपके पास टोटल 45 प्लस 25 है, ऐसा थोड़ी है कि आपके पास सिर्फ 45 है, आपके पास अब कितना हो गया, 45 प्लस 25 अराउंड 70% हो गया। अब आपके पास 70% होल्डिंग है, तो कंसिडरेशन पेड में 70% होल्डिंग आ जाएगी, एनसीआई आ जाएगा, फेयर वैल्यू आइडेंटिफाइबल नेट एसेट डेट ऑफ एक्विजिशन हमें गिवन है,
और हमारा गुडविल निकल के आ जाएगा। तो ये कैलकुलेटेड गुडविल भी गलत है। ये है पूरे मार्क्स अर्न करने के लिए, क्वेश्चन खत्म। तो दोबारा से अब देखो, अभी सॉल्व करूंगा ना, इसको बहुत टाइम लग जाएगा, बट सॉल्व करने की क्या जरूरत है। हाँ, जिन्होंने पढ़ रखा है बट उन्हें समझ आ रहा होगा। अब सर बोल रहे हैं ये बातें, अब ये रिलेट ही नहीं हो रहा, सर ने जो प्रोविजन बताया वो पढ़ ही नहीं रखे, तो फिर क्या समझ आएगा। तो एक बार पढ़ लो बच्चा, तभी बोला था, तब ये मेरी बताई हुई बात समझ आएगी। और क्वेश्चन 1 का लेवल है और तीनों सारा क्वेश्चन हो जाएगा। बैलेंस शीट तक बस यही फॉलो करना है और खत्म हो जाता है। कुछ 30 मार्क्स आ जाते हैं इसमें। भाई अब क्या, आपने गुडविल को ठीक कर लिया, आपने क्या बोलते हैं स्टेप एक्विजिशन को डील कर लिया, आपका काम बन गया। तो दोबारा से, पहली गलती क्या, सबसे पहली गलती क्या बच्चा, जब वो मेरी क्या थी, दोस्त थी, जब वो मेरी फ्रेंड थी, तो मेरे को अकाउंट किस पे करना था, इक्विटी मेथड पे, और तब मैंने अकाउंटिंग किस पे कर दी। भाई व्हेन यू आर माय फ्रेंड, कैन आई अकाउंट यू लाइक अ सब्सिडरी? नो, आई शुड अकाउंट यू लाइक अ फ्रेंड, एंड फ्रेंड इज अकाउंटेड इन कंसोलिडेशन एट इक्विटी मेथड, नॉट एट कॉस्ट। तो पहली गलती वो। दूसरा, इक्विटी की कैरिंग वैल्यू, इक्विटी मेथड से कैरिंग वैल्यू निकालनी है ईयर एंड पे, और इसको कंपेयर करना है डेट ऑफ एक्विजिशन की फेयर वैल्यू से, और जो गेन लॉस आएगा वो कहां जाएगा, पीएनएल में जाएगा, और उस फेयर वैल्यू को 25% को यहां कंसीडरेशन पेड में भी कंसीडर करना है। एनसीआई की वैल्यू भी फेयर वैल्यू मेथड से निकालनी है। कैसे निकालोगे फेयर वैल्यू मेथड से? डायरेक्टली उठा लोगे फेयर वैल्यू अगर गिवन है, और नहीं गिवन तो आपको सब्सिडी का शेयर प्राइस गिवन ही है, शेयर इनटू सब्सिडी शेयर प्राइस। तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कहीं दिक्कत ही नहीं है, कहीं परेशानी नहीं है। देखो मैंने ये बात लिख के भी लाया हूं, ये एग्जामिनर रिपोर्ट है। देखो एग्जामिनर में तो बस इतना ही गिवन है, ये क्वेश्चन नहीं गिवन वहां पे, वो तो डायरेक्ट आपको ये दे रखा है। ये तो क्वेश्चन मैंने एक्स्ट्रा डाले हैं आपके लिए, यहां आपके लिए एनालिसिस की समरी लेके आया हूं ताकि आपको मेन पॉइंट समझ आए। देखो एरर क्या है, इनिशियल 25% इन ब्रांड रिकॉर्डेड एज फाइनेंशियल एसेट एट कॉस्ट, जो कि गलती है। करेक्शन क्या होना चाहिए था, should be associated using equity method under IAS 28, cost plus share post acquisition profit minus dividend. Error, jump directly to subsidy accounting for 45% purchase without treating the 25% of holding. Correction, step acquisition from significant influence is control, मतलब no control से control. IFRS 3 requires remeasure old holding to fair value, record gain and loss in P&L. यहां भी गलती हो गई, बच्चों ने कई बार OCI में डाला इस गेन लॉस को, इसकी ट्रीटमेंट OCI में करी, गलत है बिल्कुल। कंसेप्ट पढ़ के नहीं गए हो तभी सब गलतियां कर रहे हो। अरे SBR में आता ही यही है, कंट्रोल नया टॉपिक आता ही यही है। कंसोलिडेशन में पढ़ने के लिए कुछ है ही नहीं। और इसमें बड़ा सिंपल रूल है कि अगर नो कंट्रोल से कंट्रोल में जाओगे तो आपकी जो नई होल्डिंग है उसी वैल्यू पे पुरानी होल्डिंग भी आएगी। अब पुराना भी तो आप आज की वैल्यू पे लेके जाओगे। भाई आप आज की डेट में, आपसे कोई चीज आपने पहले ली थी, मान लो एक आपके पास चॉकलेट है, वो आपने 10 रुपए की ली थी, आज वही चॉकलेट 100 रुपए की ली है, तो बच्चा जो आपकी पुरानी 10 रुपए की चॉकलेट है वो भी तो 100 रुपए की हो गई, वो भी तो 90 रुपए से बढ़ गई। तो ये बात देखना, वो 90 रुपए कहां डालोगे, गेन हो गया, आपका फायदा हो गया, आपका असेट बढ़ा, पीएनएल में चला जाएगा। तो अब आपका असेट का वैल्यू, आज का वैल्यू लिया जाएगा डेट ऑफ एक्विजिशन का। तो गुडविल निकालते वक्त भी डेट ऑफ एक्विजिशन का वैल्यू लेना, और जो चेंज आएगा वो गेन लॉस पीएनएल में डालना। और गेन लॉस भी कहां से कैलकुलेट करना, कैरिंग वैल्यू एट ईयर एंड से, आपके एसोसिएट की वैल्यू स्टार्टिंग मत लेना, क्लोजिंग लेना। होप आप समझ पा रहे हो इस बात को, ये जो मैंने बताया क्लोजिंग निकालना। ठीक है सर, समझ आई बात। अच्छा, फिर गुडविल के लिए भी पॉइंट्स लिखे हैं कि बच्चों ने गुडविल में क्या क्या गलती करी। तो कहता है गुडविल कैलकुलेशन पॉइंट्स, एरर, गुडविल कैलकुलेटेड एक्सक्लूडिंग फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड इन्वेस्टमेंट्स एंड यूज्ड एनसीआई प्रोपोर्शनेट नेट एसेट मेथड। ये कैसी गलतियां हो रही है बच्चों से, आई थिंक प्रेशर में हो जाती होंगी। करेक्शन करना पड़ेगा, एरर को ठीक करना पड़ेगा। नो जर्नल फॉर शेयर इशू। आप मुझे बता दो, इसमें एक पॉइंट हो सकता है, और वो भी एसबीआर का सबसे इजी पॉइंट था, नो कंट्रोल टू कंट्रोल। कौन सा पॉइंट इसमें डिफिकल्ट है? चाहे एफआर का बच्चा हो, चाहे एसबीआर का बच्चा हो, बहुत सारे पॉइंट्स इसमें तो पुराने एफआर के ही आते हैं। कंसोलिडेशन का तो बात ही नहीं, एसबीआर की बात ही नहीं आती, और एसबीआर की बात आती भी है तो नो कंट्रोल टू कंट्रोल के तो क्वेश्चन अपन ने क्लास में किए हुए हैं, बल्कि सिमिलर क्वेश्चन करते हैं अपन, ये सेम टू सेम चीज, तो कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। अच्छा है क्वेश्चन, समझ आया ये तरीका सर का समझाने का, तभी मैं क्वेश्चन लेके आया बच्चों के, आपको दिखा भी सकूं। सिर्फ ये एनालिसिस पढ़ा देता बिना क्वेश्चन बताए तो आपको समझ नहीं आता। आप एग्जामिनर रिपोर्ट अब पढ़ोगे तो और बेटर समझ भी आएगी, क्योंकि वहां पे सिर्फ ये लिखा हुआ है, ये चीजें नहीं दी हुई है, सिर्फ रिक्वायरमेंट है और ये। तो अपन रिक्वायरमेंट भी लेके आ गए, स्टेप एक्विजिशन है पहला केस। अब दूसरे पे चलते हैं, IAS 19 पेंशन।
तो बात करते हैं दोस्तों ई गैप के ऊपर। ई गैप हैज अ डिफाइंड बेनिफिट प्लान फॉर इट्स एम्प्लॉइज ऑन 31 दिसंबर 2016। तो IAS 19 बच्चों, डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान, डिफाइंड बेनिफिट प्लान, आई थिंक ये सब तो अब पुराना नॉलेज है। जिसको भी IAS 19 थोड़ा सा भी पढ़ रखा होगा ये सारी बातें पता होंगी, तो ध्यान रखना इन चीज़ों का। इसमें सर कुछ पढ़ाएंगे नहीं। ऑन 31 दिसंबर 16 नेट डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन। अच्छा, तो 7 मिलियन की डिफाइंड ऑब्लिगेशन है। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना बच्चों, यहाँ पे IAS 19 को करने के क्वेश्चन को दो तरीके होते हैं। एक होता है प्लान एसेट और प्लान लायबिलिटीज को अलग अलग रखना, आम जिंदगी, और एक होती है मिंटॉस जिंदगी जिसमें हम दोनों को नेट कर देते हैं। बात तो एक ही है, बस मिंटॉस जिंदगी में दिमाग थोड़ा ज्यादा चलाना पड़ता है भाई, पढ़ेगा भी। चक्कर ये है कि एग्जामिनर को मिनटॉस जिंदगी चाहिए। जनरली मैंने ये देखा है कि एग्जामिनर आपको नेट में ही डाटा देता है। देखो, प्लान एसेट और प्लान लायबिलिटी को अगर आप अलग अलग करते हो तो आसानी होती है, सेपरेट करने में इजी रहता है। बट जब आप उसे कंबाइन करते हो तो नेट कर देते हो तो दिमाग लगाना पड़ता है। तो ध्यान रखना, यहाँ पे जो आपको दिया होगा डाटा, जनरली एग्जाम क्वेश्चंस में IAS 19 जब आएगा तो चीज़ें नेट ऑफ करके आएंगी, तो उसकी प्रैक्टिस करना। हम क्लास में दोनों की ही प्रैक्टिस करते हैं, सेपरेट सेपरेट की भी और नेट ऑफ की भी। भाई सेपरेट सेपरेट समझ अच्छा आ जाता है और नेट से एग्जाम में अप्लाई हो जाता है। तो ध्यान रखना, प्लान एसेट और प्लान लायबिलिटी, कंफ्यूज तो नहीं हो रहे इन वर्ड से। प्लान एसेट और प्लान लायबिलिटी, अगर प्लान लायबिलिटी ज्यादा है प्लान एसेट से तो हमारी क्या आ जाएगी, नेट ऑब्लिगेशन आ जाएगी। जैसे यहाँ पे आगे नेट डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन 7 मिलियन की थी हमारी 31 दिसंबर, यानी ओपनिंग 7 मिलियन की, रिपोर्टेड एज नॉन करंट लायबिलिटी। ओके, तो उसको अपने नॉन करंट लायबिलिटी दिखा रखा है। यहां तक कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई गड़बड़ी नहीं है। सर प्लान एसेट प्लान लायबिलिटी अलग अलग करके नहीं दिया, कोई दिक्कत नहीं है ना, नेट करके दे दिया। अल्टीमेटली नेट करके भी कर सकते हैं ना, IAS 19 को नेट करके कर सकते हैं और एग्जामिनर नेट करके ही देता है, और आपको भी नेट करके ही इसको समझना है, डाटा को समझना है। मैथ्स है वो तो नेट ऑफ कर दो, एक ही बात है। एसेट और लायबिलिटी को नेट करके 7 मिलियन का एक्स्ट्रा बैलेंस बचा हुआ, जितना हमारा एसेट कवर नहीं कर पा रहा, ठीक है, ऑब्लिगेशन है। आगे क्या है, ऑन 1 अप्रैल 2017 पहला दिन प्लान वॉज अमेंडेड। ओहो, ये क्या है, अमेंडमेंट इन प्लान, कर्टेलमेंट इन प्लान, क्या ये सारी चीजें समझ आती हैं? IAS 19 पढ़ा और ये नहीं पढ़ा तो फिर क्या पढ़ा? अरे अमेंडमेंट इन प्लान क्या हो गया, अमेंडमेंट टू प्रोवाइड एडिशनल बेनिफिट विद इफेक्ट फ्रॉम दैट डेट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एडिशनल बेनिफिट। लॉ कहता है कि हमने पुराने प्लान में चेंज कर दिया है, बेनिफिट्स को इंक्रीज कर दिया है, जितना बेनिफिट दे रहे थे अब उससे ज्यादा देंगे, 4.2 मिलियन से बेनिफिट बढ़ा देंगे। अरे तुम्हारी 7 मिलियन की ऑब्लिगेशन ऑलरेडी थी और 4.2 मिलियन से तुमने बेनिफिट और बढ़ा दिए, इसे क्या बोलोगे? पास्ट, जिसको पता है, सभी को पता होगा वैसे तो, पास्ट सर्विस कॉस्ट बोलते हैं इसको टेक्निकल टर्म्स में। जी सर, पास्ट सर्विस कॉस्ट कहते हैं। पास्ट सर्विस कॉस्ट हमारी इंक्रीज हो गई बाबू, और सर इंक्रीज हो गई तो क्या ऐड कर दिया, हमारी अमेंडमेंट कर दिया प्लान में, ऑब्लिगेशन और बढ़ गई। भाई सिंपल सी बात है, ऑब्लिगेशन और बढ़ गई, जितनी अभी तक जिम्मेदारियां थी और जिम्मेदारियां बढ़ गई। 7 मिलियन में 4.2 ऐड कर देंगे, पास सर्विस कॉस्ट ऐड कर देंगे, प्लान में अमेंडमेंट हो गई है और बेनिफिट देंगे, ठीक है दे दो भाई, हमें क्या है, अच्छी बात। आफ्टर द अमेंडमेंट द प्लान वाज डिटरमाइंड टू हैव अ नेट ऑब्लिगेशन, कहता है कितनी ऑब्लिगेशन होगी अमेंडमेंट के बाद, मिड ईयर में चेंज होने के बाद 12.19, यानी पहले आप पे लायबिलिटी 7 मिलियन की थी, अब कितनी हो जाएगी 1 अप्रैल को 12.19 की। अच्छी बात है, 3 महीने बाद। बिकॉज ऑफ द इंप्रूवमेंट इन टर्म्स मंथली, यानी करंट सर्विस कॉस्ट, ये क्या है, दो होती है ना, पास्ट सर्विस कॉस्ट और करंट सर्विस कॉस्ट। कहता है करंट सर्विस कॉस्ट भी बढ़ जाएगी, मंथली सर्विस कॉस्ट भी बढ़ा दे रहा है। कहता है चेंज फ्रॉम 0.3 मिलियन, ये क्या हो गया 2.35 मिलियन। तो बच्चा ये भी बड़ी मस्त बात है। सर क्या हो रहा है, ये कह रहा है ऑब्लिगेशन को चेंज करो। हुआ क्या है बच्चों, ये 1 अप्रैल को ऑब्लिगेशन चेंज हुई है, तो ध्यान रखना इस 3 महीने की अलग कैलकुलेशन होगी और इस 9 महीने की अलग कैलकुलेशन होगी। तो जब अपन पिछले वाले पार्ट में जाते हैं तो लॉ कहता है करंट सर्विस कॉस्ट इन 3 महीने तक हमारी कितनी थी, तो 3 महीने के लिए 0.3 के हिसाब से थी। अब आने वाले 9 महीने में क्या है, अब हो जाएगी 0.35, तो ये आपकी करंट सर्विस कॉस्ट होगी। भाई चेंज हुआ है, इसको भी अपन लेंगे, बट
1 अप्रैल से पहले तक 0.3 और आप चेंज होने के बाद क्योंकि बेनिफिट बढ़ रहे हैं तो करंट सर्विस कॉस्ट भी बढ़ा दी, पीछे के चेंज तो पास सर्विस कॉस्ट हो गया और जो अब आने वाले चेंज है करंट सर्विस कॉस्ट हो गया, 9 इंटू 0.35 हो गया। ठीक है सर। द इंटरेस्ट रेट ऑन अ हाई क्वालिटी कॉर्पोरेट बॉन्ड कहता है पहले 5 अप्रैल से पहले 1% 5% था, अब इंटरेस्ट रेट भी चेंज होकर कितना हो गया दोस्त 6%। अच्छा ये भी ध्यान रखना, यहां पे ये वाला पॉइंट भी बच्चों ध्यान रखोगे कि जो आपकी इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन है वो भी 2 निकलेंगी अलग अलग टाइम पे। 5% आपकी लगेगी 3 महीने के लिए ओपनिंग बैलेंस पे, और जो नया बैलेंस आया आपका कितना आया 12.19, इस पे 6% लगाओगे 12.19 पे अगले 9 महीने के लिए, 9 मंथ्स का। ये कैसे निकला है 12.19 सॉरी। अच्छा वैसे ना भी दिया होता तो हम 12.19 खुद से निकाल सकते थे। ये 3 महीने का ब्याज ऐड कर देंगे, पास सर्विस कॉस्ट ऐड कर देंगे, करंट सर्विस कॉस्ट ऐड कर देंगे, ओपनिंग बैलेंस 7 मिलियन का ले लेंगे तो ये 3 महीने बाद का बैलेंस आ जाएगा। एक बात देखो ना, ब्याज क्यों नहीं बदलेगा? आप इंटरेस्ट लेते हैं नहीं लेते हैं? IAS 19 में प्लान एसेट प्लान लायबिलिटी जब निकाल रहे होते हैं तो इंटरेस्ट भी तो लेते हैं ओपनिंग बैलेंस पे। देखो मेरा लोन मान लो 10 लाख रुपए का था और मिड ईयर में 15 का हो जाए, मान लो 3 महीने बाद लोन बढ़ के 15 का हो जाए, तो पहले 3 महीने इंटरेस्ट कितने पे लगेगा 10 लाख पे, पहले 3 महीने इंटरेस्ट कितने पे लगेगा, ब्याज कितने पे लगेगा 10 लाख पे, और 3 महीने बाद कितने पे लगेगा 15 लाख पे। तो यही बात यहां भी हो रही है, हालांकि रेट भी चेंज हो गया ब्याज का, अगर इंटरेस्ट का रेट चेंज नहीं होता तो भी कोई बात नहीं थी, बट इंटरेस्ट तब भी लगता। बात समझना, 5% और 6% इंटरेस्ट होता जा रहा है, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ये भी समझो क्या कहना क्या चाहता है, द इंटरेस्ट रेट ऑन हाई क्वालिटी कॉर्पोरेट वो 5% ऑन फर्स्ट बट दिस रोज टू 6% ऑन 1 अप्रैल। मेरे दोस्त मेरे प्यारे, आपका लोन लाइबिलिटी चेंज हो गया है। ऑब्लिगेशन 7 मिलियन की थी एट द स्टार्ट और 3 महीने बाद ऑब्लिगेशन बढ़ के 12.1619 जो भी कितना हुआ है 12.19 मिलियन हो गया है। तो अब जो 9 महीने का ब्याज लगेगा, चाहे सेम रेट हो चाहे डिफरेंट रेट हो, वो कितने पे लगेगा 12.19 फॉर 9 मंथ्स, और स्टार्टिंग में कितने पे लगेगा 10 मिलियन पे। आती बात समझ? तो ये भी छोटी मोटी गलती बच्चे करते हैं। और क्या सर ब्लंडर हुआ यहाँ पे बच्चों से? कहता है 31 दिसंबर एक्चुअरी वैल्यूड नेट डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन एट 10 मिलियन। भाई हमारे एक्चुअरी साहब ने हमारी ईयर एंड की ऑब्लिगेशन दी। IAS 19 में एक्चुरियल ऑब्लिगेशन देता है, आपका खुद का एस्टिमेट होता है और एक्चुरी का ऑब्लिगेशन होता है। तो आपका जो भी ऑब्लिगेशन रहा हो, जो भी एस्टिमेट रहा हो, आपको एक्चुरियल से कंपेयर करना पड़ता है। बैलेंस शीट में अल्टीमेटली हम एक्चुरियल की बात मानते हैं। तो एक्चुअल कहता है ऑब्लिगेशन 10 मिलियन की है ईयर एंड पे, ओहो, तो गेन लॉस आएगा। भाई गेन या लॉस आएगा, फायदा या नुकसान होगा। तुम मान के बैठे हो ऑब्लिगेशन 15 की, एक्चुअल कहता है 10 की, 5 मिलियन का फायदा हो गया। तुम मान के बैठे हो ऑब्लिगेशन 8 की, एक्चुअल कहता है 10 का, तो 2 का नुकसान हो गया। तो गेन या लॉस आएगा, और ये गेन लॉस कहां जाएगा? ये सोच ही रहे थे सर पूछेंगे गेन लॉस कहां जाएगा। तो सर गेन लॉस तो P&L में जाते हैं, अभी आपने पीछे भी डाला था। अरे मेरे दोस्त कुछ तो पढ़ लो, कुछ तो सीख लो। जब P&L आंसर है तो OCI बोलते हो, OCI आंसर है तो P&L बोलते हो। कैसे चलेगा यार? ये तो OCI में जाता है, कैसे फ्री के मार्क्स खो देते हो OCI में? और SBR भी कुछ नहीं है बच्चा, पेपर कुछ नहीं है, फ्री के छोटे छोटे मार्क्स बहुत सारे रहते हैं। ये कॉमन सेंस से क्वेश्चन क्रैक हो सकता है। पिछले वाले क्वेश्चन में भी इतने सारे FR के कॉमन सेंस के पॉइंट थे कि आपको, मैं तो ये मानता हूँ कि प्रोफेशनल लेवल स्किल लेवल से भी ईजी है अगर सही मायनों में समझा जाए। जिन बच्चों के कंसेप्ट बिल्ड होते हैं ना नॉलेज लेवल स्किल लेवल के, वो कभी मैंने प्रोफेशनल लेवल में स्ट्रगल करते हुए नहीं देखे, बल्कि प्रोफेशनल लेवल का 60% सिलेबस हर पेपर का स्किल लेवल से ही उठ के आता है। और ये पूछ लो आप किसी से भी, मार्केट में प्रोफेशनल लेवल को बहुत ज्यादा हाइप दिया जाता है। बात सही है, फाइनल लेवल है, बट मैं आपको सच बता रहा हूं, एग्री करेंगे बच्चे, जितना बेस जितना नया तो कुछ है ही नहीं। अभी मैंने आपको पिछला क्वेश्चन कराया, FR का बच्चा भी कोई बैठा होगा ना जो मेरी क्लास ले चुका है, उसमें वो भी 90% उस क्वेश्चन को क्रैक कर लेगा। हाँ ये IAS 19 नया है, बट इसमें भी क्या कंसेप्ट है? ये सब कंसेप्ट FR में भी आते हैं कि गेन लॉस कुछ OCI में जाते हैं, कुछ P&L में जाते हैं। IFRS 9 में अपन पढ़ते हैं इस टाइप की चीजें। प्लान एसेट प्लान लाइबिलिटी की चीजें कौन सी नहीं है? एसेट हमारा एसेट है, लाइबिलिटी हमारी ऑब्लिगेशन है। उनको नेट कर दिया तो नेट ऑब्लिगेशन आ गई। फाइनली क्या कहते हैं? The only accounting entry posted in the respect was to recognize cash contribution 4 million paid into pension plan on December in consolidated statement of profit loss. ठीक है, अरे आपने कंट्रीब्यूशन दिया है, कंट्रीब्यूशन पेड, याद होगा एक ट्रीटमेंट अपन पढ़ते हैं, एग्जांपल भी करते हैं, कंट्रीब्यूशन पेड। तो कंट्रीब्यूशन पेड से तो आपकी ऑब्लिगेशन कम होनी चाहिए।
जब आप पे करोगे कैश जाएगा तो ऑब्लिगेशन कम होनी चाहिए। मेरे प्यारे ने इन्होंने क्या कर दिया, कहता है वी डेबिटेड P&L एंड क्रेडिट कैश, ये इन्होंने किया है। अच्छा, कितने अमाउंट से कर दिया? 4.1 मिलियन। ये है रॉन्ग एंट्री। सर क्या एफए पढ़ा रहे हो क्या सर? बेसिक एफए पढ़ा रहे हो? हाँ बेटा यही मान लो। डेबिट नेट एन डेबिट नेट डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन, वो डेबिट होनी चाहिए थी भाई 4.1 से, और क्रेडिट क्या होना चाहिए था? कैश होना चाहिए था। तो बताओ करेक्शन एंट्री क्या होगी? क्या पूछ रहे हो सर? बड़ी मुश्किल बात पूछ ली है मैंने बच्चों से। डेबिट क्रेडिट पूछ लिया है, एक एफए का बच्चा भी जवाब दे सकता है करेक्शन एंट्री क्या होगी। अरे जिसको डेबिट होना था नेट बेनिफिट डिफाइंड ऑब्लिगेशन और क्रेडिट P&L, जिसको नहीं होना था उसको क्रेडिट करोगे, खत्म करोगे। भाई अकाउंट्स में आपने P&L को डेबिट करा है तो उसको खत्म कैसे करोगे? क्रेडिट करके। और जिसको होना चाहिए था उसको डेबिट कर दोगे 4.1 मिलियन से, ये आपकी करेक्शन एंट्री होगी। तो ये है ये क्वेश्चन और खत्म हो जाता। देख लो क्या क्या पॉइंटर्स थे? कुछ भी नहीं। पहला पॉइंटर क्या था? पहला पॉइंटर ये था कि ओपनिंग लायबिलिटी कितनी है? 7 मिलियन की। ओपनिंग नेट बेनिफिट ऑब्लिगेशन कितनी है? 7 मिलियन की। उसके बाद क्या हुआ? उस पर 3 महीने का ब्याज लगेगा। 3 महीने का ब्याज तो सोच के ही ले चलना है। 3 महीने की पास सर्विस कॉस्ट, 3 महीने की करंट सर्विस कॉस्ट, ये ऐड करो, आंसर कितना आएगा? 12.19। अब 12.19 में करंट सर्विस कॉस्ट ऐड कर दो, आगे की इंटरेस्ट कॉस्ट ऐड कर दो, और माइनस कर दो आपका क्या बोलते हैं कंट्रीब्यूशन पेड, उसको माइनस कर दो तो जो फिगर आएगी उसको कंपेयर करो एक्चुअल की वैल्यूएशन से, गेन लॉस आ जाएगा, ओसीआई में डालो, क्वेश्चन खत्म। पूरा क्वेश्चन कर दिया बातों बातों में। अगर बात जिसने पढ़ रखा है उसको तो सर की बात समझ एकदम अच्छे से आ रही होगी। क्या कह रहे हैं सर? तो आंसर को अब देखना। फिर क्या कहता है? IAS 19 पेंशन लॉजिक स्प्लिट सर्विस कॉस्ट इन नेट इंटरेस्ट एंड रीमेजरमेंट गेन एंड लॉस। अच्छा बता रहा है रीमेजरमेंट कहां जाएगा? ओसीआई में। नेवर रिक्लासीफाई, इसको कभी रिक्लासीफाई नहीं कर सकते। कुछ गेन रिक्लासीफाइबल होते हैं, कुछ नहीं होते। नहीं समझ आता तो लर्न कर लो उनको। एग्जाम्पल, इफ पेंशन लायबिलिटी डिक्रीज ड्यू टू न्यू एक्चुअल एस्टिमेट, दिस गेन गोज टू ओसीआई नॉट प्रॉफिट। कैश कंट्रीब्यूशन में गलती। डेबिट नेट डीबीओ, डेबिट नेट डीबीओ, क्रेडिट कैश। कहता है नेट डीबीओ को डेबिट करना है, कैश को। रिड्यूस लायबिलिटी है नॉट P&L। आपको लायबिलिटी कम कर रहे हो, आपका कोई नुकसान नहीं हो रहा है, P&L नहीं में नहीं डाल सकते इसको। तो ये सारी बातें ध्यान रखोगे, कर लोगे मैनेज। कुछ कैलकुलेशन अभी ज्यादा करके नहीं दिखा रहा हूँ, लॉजिक चीजों का बता रहा हूँ इंटेंशनली। कैलकुलेशन तो है ही आपके पास, बट कंसेप्ट समझ लो कि वो कैलकुलेशन, वो नंबर आए कैसे, वो सर बता रहे। तो ये आपका बच्चों दूसरा पार्ट, क्वेश्चन 1 कंप्लीट। तो क्वेश्चन 1 में स्टेप एक्विजिशन, गुडविल कैलकुलेशन, IAS 19 का पॉइंट था, और मुझे लगता नहीं कि मेरा कोई बच्चा इसमें हार्डशिप फेस करेगा। जितना मैं क्लास में कराता हूँ उतना भी कर रखा है, मतलब एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं कर रखा, तो भी ये टैकल हो सकता है। कंसेप्ट के मामले में तो कुछ है ही नहीं। ठीक है सर, बिल्कुल। आगे बताओ सर। अब क्या क्वेश्चन नंबर 2 एथिक्स का होता है। बाय फ्लोट कंपनी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट प्लस एथिक्स को टेस्ट किया है, एथिक्स प्लस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट तो अपना फेवरेट एरिया है, मजेदार एरिया है। एफआर में हो, एसबीआर में पढ़ने में मजा आता है, इसके अंदर नुआंसेस आते हैं। क्या है? इक्विटी फाइनेंशियल एसेट्स होते हैं, फाइनेंशियल लायबिलिटी होती है, एक कॉन्ट्रैक्ट जो एक के लिए फाइनेंशियल एसेट को जन्म दे, एक के लिए फाइनेंशियल लायबिलिटी को जन्म दे। फाइनेंशियल एसेट को मेजर करने के कई तरीके होते हैं, अमोर्टाइज कॉस्ट, फेयर वैल्यू थ्रू P&L, फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई, डिपेंडिंग अपॉन योर इंटेंशन। कैसी आपकी इंटेंशन है? इंटेंशन टू ट्रेड, इंटेंशन टू सेल इज देयर clear, then it is FVTPL. Intention is not clear, but you will sell if you get a good opportunity, then it is FVTOCI. And if you hold till maturity, you are not going to sell it before maturity, you are going to get time value of money, the principal and interest from holding the asset, then amortized cost. Generally debt के लिए apply होता है। तो देखें क्या क्वेश्चन आ गया सर जी, बताओ। तो दोस्त मेरे, हमदम मेरे, इसको भी देखें क्या कहता है। By float acquired 5% equity share capital of Veleta company some years ago, but did not make a irrevocable election. अरे सर
आपको याद है? irrevocable election at initial recognition date to measure the investment at fair value through OCI. Subsequently, the Veta experienced significant operating losses and Bifloat provided a substantial loan to Veleta on normal commercial term. Subsequently, Veleta experienced significant operating losses and Bifloat provided loan. देखो क्वेश्चन सॉल्व तो नहीं कर रहे हैं ऑब्वियसली, बट थोड़ा थोड़ा सा कंसेप्ट आपको बता देता हूं मैं, हौले हौले ही समझ लेना बात को। क्या कंसेप्ट है? तो बाबू मेरे, कंसेप्ट ये है, इन्होंने देखो इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी है बेसिकली, ठीक है, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी, किसी कंपनी के इक्विटी में इन्वेस्ट किया हुआ है। आपको मालूम है इक्विटी के लिए दो मेथड ही लगते हैं, एक फेयर वैल्यू एफवीटीपीएल और एक एफवीटीओसीआई। कभी भी ना अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड इक्विटी पे नहीं लगता, ये बात मेरे हर बच्चे को पता है। क्यों नहीं लगता? अरे कैसे लगाओगे अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड? अमोर्टाइज कैसे कॉस्ट मेथड क्या कहता है? होल्ड टिल मैच्योरिटी, मैच्योरिटी तक, और मैच्योरिटी तक का क्या पता? इक्विटी की कोई लाइफ थोड़ी होती है भाई, कंपनी की क्या लाइफ होती है? टाटा जी की कंपनी की क्या लाइफ है? रिलायंस की क्या लाइफ है? इक्विटी की क्या लाइफ है? लाइफ तो हो ही नहीं सकती। तो आपको मैच्योरिटी, भाई आपकी लाइफ हो सकती है, आपके इंस्ट्रूमेंट इक्विटी की तो कोई लाइफ ही नहीं है, डेट की लाइफ हो सकती है। इसको आप कैसे मेजर करोगे अमोर्टाइज कॉस्ट पे? होल्ड टिल मैच्योरिटी बोलोगे तो तब तक तो आपकी मैच्योरिटी आ जाएगी, तो अमोर्टाइज कॉस्ट की तो बात ही नहीं हो सकती। तो भाई बात किसकी हो सकती है? ये दो मेथड की हो सकती है। और एफवीटीओसीआई होता है इररिवोकेबल इलेक्शन। ये मेथड क्या होता है? इररिवोकेबल इलेक्शन। एक बार चूज कर लिया तो फिर इससे बाहर नहीं निकल सकते। इररिवोकेबल ये वो रिश्ता है जिसमें एंट्री है, एग्जिट नहीं है, जिसमें एंट्री है, एग्जिट नहीं है। भाई एसीसी में एक बार घुस गए तो घुस गए, बाहर नहीं आ सकते। इररिवोकेबल इलेक्शन है बाबू मेरे, और एफवीटीओसीआई है। तो कहता है यहाँ पे क्या कहता है? वेलेटा सम ईयर अगो बट डिड नॉट मेक एन इररिवोकेबल इलेक्शन। अब बच्चे को ये बात समझ क्यों नहीं आई, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। जब वो क्लियर कह रहा है कि उन्होंने इररिवोकेबल इलेक्शन नहीं किया, तो कौन सी अकाउंटिंग करनी चाहिए उन्हें? क्या अकाउंटिंग करनी चाहिए? यहां तक पढ़ो, इस इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी की कौन सी अकाउंटिंग? एफवीटीओसीआई नहीं कर रहा तो एफवीटी पीएनएल करेगा ही करेगा, फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल करेगा। तो यहां पे फंडा दिक्कत क्या है, परेशानी क्या है? एफवीटी पीएनएल क्यों नहीं लिख के आ रहे? आईएफआरएस 9 बिल्कुल ही नहीं पढ़ा है क्या? ये तो आई थिंक अगेन एफआर का बच्चा बता देगा, एसबीआर की जरूरत ही नहीं है। भाई प्रोफेशनल लेवल की बड़ी बड़ी बातें मत करो कि हम प्रोफेशनल लेवल के स्टूडेंट हैं। कहीं के स्टूडेंट नहीं हो जब ये चीज नहीं पता कि अगर एफवीटीओसीआई नहीं हो सकता तो एफवीटी पीएनएल होगा। ठीक है। सब्सिक्वेंटली वेलेटा एक्सपीरियंस्ड, कहता है उसको दिक्कत हुई तो उसे लोन भी दे दिया। अरे लोन दे दिया, ऑपरेटिंग बायफ्लोट तुमने लोन भी दे दिया, इक्विटी तो ले ही रखी थी, उसको लोन भी दे दिया। और लोन देने का मतलब इन्वेस्टमेंट इन डेट हो गया। आपने लोन दिया है उसे, मतलब एक डेट इंस्ट्रूमेंट दे दिया। अब ये हो सकता है तीनों मेथड से, डेट की तो लाइफ होती है क्योंकि एट 1 Jan 2017 बायफ्लोट स्टिल हेल्ड 5% इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ वेलेटा इन एडिशन टू हैविंग सिग्निफिकेंट लोन रिसीवेबल व्हिच वाज करेक्टली मेजर्ड एट अमोर्टाइज्ड कॉस्ट। भाई मेरे देखो क्या टेस्ट किया है। पहले तो एक आसान लॉलीपॉप फेंकी, जो लॉलीपॉप में फिसल गए वो तो आगे की तो बात ही नहीं आती, वो तो फिसल गए, वो तो गिर गए। बट जिन्होंने लॉलीपॉप संभाल लिया, जिन्होंने संभाल लिया कि हाँ यार कहना चाहता है इक्विटी की अकाउंटिंग इररिवोकेबल इलेक्शन से नहीं करी है, एफवीटीओसीआई से नहीं करी है, मतलब ट्रेडिंग के नेचर से होगी, एफवीटी पीएनएल से होगी, ठीक है। ट्रांजेक्शन कॉस्ट एक्सपेंस होगी, गेन लॉस पीएनएल में जाएगा, बिल्कुल ठीक है, समझा दो एग्जामिनर को। उसके बाद कहता है हमने एक लोन दिया, एक डेट दिया सामने वाले को, और सामने वाले की हालात थोड़े खस्ता हैं, तो याद करो यहाँ क्या आ जाएगा? आईएफआरएस 9 का क्या आ जाएगा? कौन बता सकता है? आईएफआरएस 9 का कौन सा कंसेप्ट टेस्ट कर लिया? बिल्कुल ठीक बोले, जो बोले इंपेयरमेंट टेस्ट कर लिया। आईएस 36 का नहीं, आईएफआरएस 9 का खुद का इंपेयरमेंट। और वो किस पे लगता है? अगर कोई डेट इंस्ट्रूमेंट है, अगर कोई डेट इंस्ट्रूमेंट है जो अमोर्टाइज कॉस्ट पे है, जनरली लोन या रिसीवेबल्स होते हैं, आपके ट्रेड रिसीवेबल, आपको किसी से उधार लेना है, उधार से पैसा लेना है, किसी को आपको पैसा देना है, रिसीवेबल पेबल। तो रिसीवेबल में इंपेयरमेंट चेक करते हैं, और इंपेयरमेंट चेक करने की भी 3 स्टेज होती हैं। दर्द की 3 स्टेज हैं। स्टेज 1, अभी इनिशियली नया नया लोन दिया है, बहुत ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं है सामने वाले की, ऐसा नहीं है कि पैसा देते ही वो डूब जाएगा, ऐसा थोड़ी है।
इनिशियली हम उसे क्रेडिट इम्पेयर्ड थोड़ी मान लेंगे, तो 12 मंथ एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस लगाते हैं। 12 मंथ एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस क्या कहता है कि अगले 12 महीने में क्या चांसेस हैं कि वो डिफॉल्ट कर जाए, और डिफॉल्ट कर जाएगा तो हम कितना रिकवर कर पाएंगे। तो स्टार्टिंग में चांसेस भी कम होते हैं, और अगर डिफॉल्ट कर जाता है 12 महीने में तो अपन कितना रिकवर कर पाएंगे, उस पर बात आती है। दूसरा होता है अगर क्रेडिट रेटिंग खराब हो जाए, कुछ हालात बिगड़ जाए कंपनी के कुछ साल बाद, क्रेडिट रिस्क इंक्रीज हो जाए, मतलब एकदम डूबी नहीं है बट हाँ रिस्क बढ़ गया है, तो सिग्निफिकेंटली अगर रिस्क बढ़ गया है तो लाइफ टाइम एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस निकालते हैं। और तीसरी स्टेज होती है जब क्रेडिट इंपेयर्ड हो जाता है, खत्म हो जाती है बात। तो भाई ये टेस्ट करा है आपका, ये आपको यहाँ पे नो नॉलेज दिखाना है कि आपको मालूम है। At 31st October 2017, Biofloat agreed to write off half of its loan to Veleta in exchange for a further 10% equity share of Veleta. The fair value of share received in exchange was considerably lower than the carrying amount of loan receivable. On 31st December, Veleta unable to repay interest, failing due to remaining loan. देखो तीन बातें, अब देखो हौले वाले समझना, बहुत ज़्यादा ये नहीं कि आपको प्रिंसिपल्स का नॉलेज होना चाहिए। देखो सबसे पहले आप अपने लॉ को एग्जाम में आंसर में भी यही करो, हमेशा प्रोविजन डिफाइन करो, सिनेरियो से लिंक करो, फिर कंक्लूजन लिखो। इसको ज़रूर फॉलो करो। जो भी प्रोविजन है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या बोलता है वो बताओ। इम्पेयरमेंट 3 स्टेजेस उनको डिफाइन कर दो। स्टेज 1 initially you record 12 month expected credit loss, you move to stage 2 if credit risk increase, then you go for lifetime expected credit loss, and stage 3 if asset is credit impaired, means now it is certain that loss is going to happen, then you will still record at lifetime expected credit loss। पूरे लाइफ में क्या क्या लॉस होंगे, कितना रिकवर होगा वही लोगे, बट दिस टाइम जो इंटरेस्ट रिकॉर्ड करोगे वो नेट वैल्यू पे करोगे, लॉस को हटा के। अब तक इंटरेस्ट जो रिकॉर्ड होता है स्टेज 1 2 पे ग्रॉस वैल्यू पे होता है, स्टेज 3 पे नेट वैल्यू पे होता है। अब बहुत ज़्यादा इन चीज़ों के लॉजिक नहीं बता रहा हूँ, जो मैं बता रहा हूँ उतना भी बहुत है। अगर आपको आप एग्जामिनर रिपोर्ट पढ़ने आए तो मैं आई एम एज्यूमिंग कि ये सब चीज़ें आपको मेरी बोली हुई बातें समझ आ रही होंगी कि स्टेज 3 पे नेट पे इंटरेस्ट रिकॉर्ड होता है, ग्रॉस पे नहीं होता। तो ये बात है, तो पहले तो ये बात लिख देनी है, ठीक है। उसके बाद देखो क्या हुआ है। 31st अक्टूबर बायफ्लोट एग्रीड टू राइट ऑफ हाफ ऑफ इट्स लोन। अरे वो अपना लोन राइट ऑफ कर रहा है और उसके बदले इक्विटी दे रहा है, तो लोन डी रिकॉग्नाइज हो रहा है, उसके बदले इक्विटी आ रही है। तो बच्चा ये जो लोन डी रिकॉग्नाइज हो रहा है इसमें गेन लॉस आ रहा है, नुकसान हो रहा है। क्या कह रहा था, फेयर वैल्यू ऑफ द शेयर रिसीव्ड इन एक्सचेंज वाज लोअर देन द लोन। जो उसने शेयर दिए हैं वो फेयर वैल्यू कम है। आपको आपका लोन था 50 लाख का, आपको कोई शेयर दे दे उसके बदले 30 लाख का, तो 20 लाख का नुकसान हुआ नहीं हुआ। और ये नुकसान कहाँ जाएगा, ओसीआई या पीएनएल में? हर बार यही बात कि नुकसान कहाँ जाएगा, और ये नुकसान तो पीएनएल में जाएगा बाबू। समझ आ रहा है ना? डी रिकॉग्निशन का प्रोविजन भी टेस्ट कर लिया कि आपका लोन बुक से डी रिकॉग्नाइज होगा, इक्विटी अब आ जाएगी, इक्विटी रिकॉर्ड करोगे बुक्स में। ऑन 31 दिसंबर अनेबल टू रीपे, ये तो क्रेडिट इंपेयर हो गया। स्टेज 3 लाइफ टाइम एक्सपेक्टेड लॉस, तो बता देना बस कि बात स्टेज 3 तक पहुंच गई है, अब कुछ नहीं हो सकता, अब तो अलग होना ही पड़ेगा। स्टेज 3 पे आ गए, और स्टेज 3 पे जैसे ही आप पहुंच गए हो मेरा दोस्त, तो इंटरेस्ट भी अब नेट पे रिकॉर्ड होगा। कोई फिगर्स कैलकुलेट करके तो देनी नहीं है, फिगर्स कुछ दी नहीं आपको, तो प्रोविजन जो मैं बोल रहा हूँ बस वो बोल के लिख के बताना है। उसे लिख दो, तीनों स्टेज के बारे में लिख दो, लोन में लॉस हो रहा है, गेन लॉस पीएनएल में डालना, अकाउंटिंग लिख दो, अकाउंटिंग बतानी है आपको यहाँ पे। और फाइनली क्या करना था, अनेबल टू रीपे, इजी मार्क्स हैं। द लोन इज नाउ reaches to stage 3, it becomes credit impaired because there is a clear indication of non-payment. Now we will apply lifetime expected credit loss and interest will be recorded on the net amount and kindly give me the marks my examiner. अब आएगी अपनी रैंक, बस ठीक है। तो जल्दी से समझ लो भाई, बहुत डिटेल करा रहा हूं, आप समझो ये बात, कहीं नहीं है ये चीजें आपके लिए सर जो लाए हैं। इक्विटी इन्वेस्टमेंट विदाउट फेयर वैल्यू ओसीआई इलेक्शन, तो क्या होगा, एफवीटीपीएल। अरे भाई तुम इक्विटी के दो ही अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हो सकते हैं, इक्विटी के दो ही रास्ते हो सकते हैं, या तो ओसीआई या पीएनएल। तुमने ओसीआई को धकेल दिया, हटा दिया, तो पीएनएल आएगा। जी सर, लोन फॉर शेयर एक्सचेंज, लोन फॉर शेयर एक्सचेंज, अरे लोन को डी रिकॉग्नाइज करो, रिकॉग्नाइज शेयर एट फेयर वैल्यू, जो शेयर आए उनको उनकी फेयर वैल्यू पर रिकॉर्ड करो, लॉस टू पीएनएल इफ फेयर वैल्यू लेस कैरिंग अमाउंट। और है ही बात, ये वर्ड्स में लिख के आ जाओ। Since you exchange loan, your investment in debt with equity, record the equity, tell about the accounting of equity. Again, equity accounting is under IFRS 9. You will account the equity as per IFRS 9, fair value. You will de-recognize the loan. Loan is going out and the difference is the loss, which will go to P&L. आम जिंदगी। और ये ACL मॉडल तो यार
यार मॉडल को नहीं समझते आप लोग इस लेवल पे, फिर क्या समझोगे? सारे मॉडल को समझना चाहिए, मैच्योर ऑडियंस हो, बच्चे थोड़ी हो, समझो। अच्छा अब क्या आ गया? अच्छा क्या क्या क्वेश्चन था? एक IFRS 9 का तो डील कर लिया, एथिक्स का आ गया। ठीक है बच्चों, तो एथिकल बात आ रही है, पढ़ लो इसको, एथिक्स की बात को भी पढ़ लो, करते हैं इसे भी डिस्कस। आपको ये बताना है, असल में अगर मैं रिक्वायरमेंट आपको बोलूं तो इसमें इस क्वेश्चन को पढ़ के आपको ये बताना है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, मतलब ये आपके सारे जो कोई भी बच्चा जिसने ऑडिट पढ़ रखा हो बार बार आता है यार ये तो, मतलब इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, क्या होते हैं एथिक्स, एक 5 अपने प्रोफेशनल बिहेवियर होते हैं, प्रोफेशनल प्रिंसिपल्स होते हैं। देखो 3 बातें हैं, एक प्रिंसिपल है, एक प्रोफेशनल की जिंदगी में 5 प्रिंसिपल हैं बच्चों जो सबको याद रखने हैं। क्या? ऑब्जेक्टिविटी, आप ऑब्जेक्टिव रहो, अपने मिशन से नहीं भटको, इंटीग्रिटी, ऑनेस्ट रहो, सच का साथ दो, घबराओ नहीं, प्रेशर मत लो, जो सही लगता है वो करो। एक प्रिंसिपल्स है ये प्रोफेशनल के, और हर प्रोफेशनल को फॉलो करने होते हैं। कॉन्फिडेंशियलिटी, बातों को छुपाओ, ये नहीं सुनते ही बता दी, क्लाइंट की इतनी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है दुनिया में, लीक नहीं करनी है। कोका कोला की कंपनी की इंफॉर्मेशन पेप्सी को दे दी, पेप्सी की कोका कोला को दे दी, ऐसी हरकतें करोगे तो कौन आपकी वैल्यू करेगा? भाई आप एक डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर को आपने बताई अपनी हाले दिल, वो फोन करके आपके पेरेंट्स को बता दे, वो फोन करके आपके दोस्तों को बता दे, कैसा लगेगा आपको? वहाँ पेरेंट कूटेंगे, दोस्त मजे लेंगे, अच्छा नहीं लगेगा ना? तो एक प्रोफेशनल, चाहे लॉयर हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे आप हो, चाहे हम हो, ACCA मेंबर्स हो, हमें भी अपना कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन रखना है। तो ऑब्जेक्टिविटी, इंटीग्रिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी, चौथा क्या है? प्रोफेशनल बिहेवियर, बिहेव प्रोफेशनली, एंड फाइनली ड्यू केयर, रीजनेबल ड्यू केयर, स्किल, कॉम्पिटेंस, मतलब यू शुड बी कॉम्पिटेंट, आपको सारी चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए, अप टू डेट होना चाहिए नए नए प्रिंसिपल्स को लेके। तो ये 5 प्रिंसिपल पे 5 डर आते हैं, प्रॉब्लम आती है। कौन कौन सी? सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, सेल्फिश होना, अपने अपने ओन बेनिफिट आर ग्रेटर देन द पब्लिक बेनिफिट। तो कई बार तो हम सेल्फिश होकर ये इन 5 चीज़ों की वायलेशन कर देते हैं। तो इन 5 चीज़ों को हम तोड़ते क्यों हैं, उसके पीछे 5 चीजें आती हैं। पहला सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, दूसरा सेल्फ रिव्यू थ्रेट, अपना ही काम खुद रिव्यू करना, इंटिमिडेशन थ्रेट, डराना धमकाना, कोई हमें डरा रहा है, धमका रहा है, हम इंटिमिडेट हो रहे हैं, एडवोकेसी थ्रेट, क्लाइंट की साइड लेना, टेकिंग साइड ऑफ द क्लाइंट, और फैमिलिटी थ्रेट, क्लाइंट के साथ पर्सनल रिश्ता बना लेना। तो ये सब थ्रेट होते हैं। तो यहाँ पे वो थ्रेट लिखने हैं और उनका सॉल्यूशन लिखना है। तो बोला है कि जो इस एथिक्स के क्वेश्चन में देखो, जो बंदी है, जो पर्सन है, वो ACCA मेंबर है या ACCA प्रोफेशनल है, और उसको क्या क्या इनमें से कौन कौन से डर सता रहे हैं और उन्हें कैसे रिजॉल्व किया जा सकता है। तो पढ़ के ढूंढने हैं अपन को, तो जल्दी पढ़ो और ढूंढो क्या क्या डर उसे सता रहे हैं और उसे कैसे रिजॉल्व किया जा सकता है। मेरे दोस्त पढ़ा? देखो करें डिस्कस। तो भाई मेरे दोस्त मेरे कहता है, Byfloat has a football team in the top division of National League. The board of Byfloat is dissatisfied with the football team recent performance and has set out plan to borrow 50 million from bank to spend on a new player and facility. अच्छा, तो 50 मिलियन का लोन लेने वाला है। ठीक है, लोन चाहिए तो बैंक को अपने डॉक्यूमेंट्स भेजने पड़ेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट भेजनी पड़ेगी। तो अपने आप थोड़ा खतरा नजर आ रहा है। इस कंपनी को हो सकता है अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मैनिपुलेट करवाना चाहे। पढ़ते ही समझ आ रही है बात। ठीक है, द न्यू चीफ अकाउंटेंट हेस इज ACCA क्वालिफाइड। भाई हैप्पीनेस, खुशी। शी इनिशियली अप्लाइड फॉर अ परमानेंट पोजीशन। अच्छा, कहती है उसने परमानेंट पोजीशन के लिए अप्लाई किया था, बट वाज अपॉइंटेड ऑन अ 9 month टेम्परेरी कॉन्ट्रैक्ट व्हिच मे बी एक्सटेंडेड बेस्ड ऑन हर परफॉर्मेंस। ये क्या मजाक हुआ? आपने कहीं अप्लाई किया कि यार मुझे परमानेंट रखना, आपका माइंडसेट है, आप कहीं पे परमानेंट जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, वहां से सामने वाला आपको कहता है नहीं रुक जाओ, अभी परमानेंट नहीं हो आप, आपको 9 महीने टेस्ट किया जाएगा, ट्राई किया जाएगा, आपकी परफॉर्मेंस देखी जाएगी, आप अच्छा करोगे तब आपको हम परमानेंट करेंगे। तो बेटा ऊपर इनको लेना है लोन, नीचे एक एम्प्लॉय ये हायर कर रहे हैं जिसको 9 month टेम्परेरी बेसिस पे रखेंगे। अच्छा अब मुझे आप बताना, आप जरा सिचुएशन में जाओ। मैं अगर आपको बोलूं कि बेटा अभी आपको परफॉर्मेंस देखेंगे 3 महीने, फिर आपको देखेंगे कि आप परमानेंट हो गए या नहीं हो गए,
तो क्या आपको डर लगेगा? नहीं लगेगा। आप इस 3 महीने में थोड़े सेल्फिश हो सकते हो? नहीं हो सकते। आप अपनी जॉब को बचाने के चक्कर में गलत काम करना चाहोगे या नहीं करना चाहोगे? सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट आएगा नहीं आएगा आपके ऊपर? सोचना जरा इस बात को। शी रिपोर्ट्स टू द फाइनेंस डायरेक्टर। अच्छा, अंडर प्रेशर? अंडर प्रेशर, ये वर्ड तो कैसे हो सकता है एक प्रोफेशनल पे? एक प्रोफेशनल कभी प्रेशर में काम ही नहीं कर सकता। अगर आप एक प्रोफेशनल को प्रेशर दोगे तो प्रोफेशनल को उस प्रेशर में काम नहीं करना है, नॉट अलाउड। एक प्रोफेशनल में फिर क्या फायदा? इतना एग्जाम का प्रेशर लिया, अब इनका भी प्रेशर लेंगे? नहीं लेना है, अब नहीं लेना है भाई। काम करेंगे तो अपने 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 तरीके से करेंगे, रूल के हिसाब से करेंगे, प्रेशर में नहीं करेंगे। प्रेशर में आपकी इंडिपेंडेंस हैम्पर होती है, आपकी ऑब्जेक्टिविटी हैम्पर होती है, आपकी इंटीग्रिटी हैम्पर होती है, और आप पे इंटिमिडेशन थ्रेट भी आता है। अगर कोई आपको प्रेशराइज कर रहा है तो इंटिमिडेशन थ्रेट भी आता है। यहाँ पे आपको मना कर देना है। अंडर प्रेशर फ्रॉम द एमडी हैज प्रोड्यूस एन ऑप्टिमिस्टिक एनालिसिस। अरे ऑप्टिमिस्टिक नहीं बनानी एनालिसिस, you have to question the assumptions, and on the basis of realistic assumption you have to make a realistic report, realistic analysis. So indicating that the 50 million investment will be worthwhile and will achieve the board's objective, Ms. Hayes is aware from the recent press report that similar football team have had to spend significantly more than 50 million to achieve similar results. The analysis has not yet been sent to the bank. ओहो, पूरा ही धोखा हो रहा है बैंक के साथ, और हेज प्रेशर में आके सब कुछ कर रही है, प्यारी प्यारी रिपोर्ट बना के दे रही है। Hayes is concerned that the Bifloat will face a cash flow shortage within 12 months of the reporting date. ओहो, कैश फ्लो शॉर्टेज यानी गोइंग कंसर्न असेसमेंट भी यहाँ पे दिक्कत आ सकती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ब्रेकअप बेसिस या लिक्विडेशन बेसिस पे बनाना पड़ सकता है। दिस इज डिपेंडेंट ऑन द क्लब फ्यूचर परफॉर्मेंस, इट इज एबिलिटी टू रीनेगोशिएट इट्स ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी and company relationship with its key stakeholder. The board has told Ms. Hayes that a going concern assessment, भाई क्या सब कुछ इंडिकेट कर रहा है कि तुम्हारी जिंदगी सर्वाइवल दाव पे लगी हुई है और तुम बोल रहे हो कि नॉट रिक्वायर्ड? तो ये तो पूरा का पूरा इंटिमिडेशन है। एंड दैट शी इज टू मेक नो रेफरेंस ऑफ एनी, कहता कुछ भी नहीं बोलना, जो हम कहेंगे वही बात करना, दिन को कहें रात तो रात करना। अरे ये तो मजाक हो गया। ऐसे इतनी पढ़ाई करी थी हेज ने, बने थे एसी से प्रोफेशनल, इनकी बातें सुनने के लिए, चोरी चकारी करने के लिए, गलत काम करने के लिए? नहीं रे बाबा नहीं, हम ना सुनेंगे तुम्हारी। मोस्ट मेंबर ऑफ बायफ्लोट बोर्ड इंक्लूडिंग द फाइनेंस डायरेक्टर एक्स प्रोफेशनल फुटबॉल प्लेयर मिसेस नेवर प्लेड फुटबॉल प्रोफेशनली एंड बिलीव्स दैट रिजल्ट ऑफ बोर्ड डज नॉट रिस्पेक्ट हर ओपिनियन। अरे हमारी बातों की रिस्पेक्ट नहीं है, हमारा ओपिनियन? अरे तुम पहले तो तुम हमारी रिस्पेक्ट करो ना करो फर्क नहीं पड़ता, हम प्रोफेशनल हैं, हमारे को अपना काम ईमानदारी से करेंगे, तुम्हारा तुम्हें क्या लगता है हमें नहीं मतलब, पहली बात ये। और अगर ये नहीं सुन रहे हैं तो हेल्प लो, एक्सटर्नल रिपोर्ट करो, एसीसी को लेटर लिखो, लीगल एडवाइस लो, ये रिपोर्टिंग डालो, एक्सटर्नल एजेंसी से बात करो लीगल गाइडेंस लेने के बाद। एसीसी आपको ऑप्शन देता है कि आप मुझे भी बता सकते हो, हालांकि एसीसी के पास काफी कुछ ऑलरेडी पाइलअप रहता है चीजों का, बट वो आपको सपोर्ट करने के लिए फिर भी रेडी, कोई दिक्कत नहीं है भाई। मेंबर परेशान होगा तो फैमिली का मेंबर होगा तो बड़े बूढ़े बचाने को तो आएंगे ना। तो वही बात है कि ये क्वेश्चन देखो और ये देखो कि क्या मुझे एसबीआर का कोई चैप्टर चाहिए इसके लिए। अरे बच्चा, ऑडिट हो गया, एसबीएल हो गया, या जनरल नॉलेज हो गया, मेरे ख्याल से तो ये वाला, ये जो मैं पार्ट करा रहा हूँ ये तो कोई भी बच्चा पढ़ सकता है जिसने कभी कुछ पढ़ाई भी ना कर रखी हो, तो वो भी मार्क्स लेके आ सकता है। बस इतना पता होना चाहिए कि कुछ थ्रेट होते हैं, उनको रिजॉल्व करना है। अरे मोटा मोटा क्लियर, 2-3 थ्रेट तो क्लियर दिख रहे हैं कि तुम्हारी सेल्फ इंटरेस्ट आ रहा है, कहीं ना कहीं सेल्फ इंटरेस्ट आ रहा है, तुम्हारे को जॉब को लेके अनसिक्योर कर दिया गया है, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट को। दूसरा, कहीं ना कहीं तुम्हारे ऊपर इंटिमिडेशन हो रहा है। तीसरा, तुम्हारे को तुम्हारी इंडिपेंडेंस, ऑब्जेक्टिविटी को हैम्पर किया जाता है, तुम्हारी इंटीग्रिटी पे सवाल उठाया जा रहा है, कहीं ना कहीं तुम्हारे को काम नहीं करने दिया जा रहा है। तो ये सारे थ्रेट लिखोगे, इनका सॉल्यूशन लिखोगे कि गोइंग कंसर्न अजम्पशन शुड बी इवैल्यूएटेड एंड इफ इट इज नॉट राइट और एडवर्सली इंपैक्टेड इट शुड बी the financial statement should be prepared on breakup basis. You will write that you should not give overly optimistic
analysis to the bank. It is not ethical. It should be based on reasonable analysis. You should caution the assumption of the management, why they have taken such basis. You should give true information to the third party, external party. You should not hide all material fact which can change the decision of the user. तो सारी बातें लिखनी है, इसमें क्या ही पढ़ा हूं यार. आइडेंटिफाई थ्रेट लिंक टू फंडामेंटल प्रिपरेशन एंड प्रपोज्ड एक्शन, क्या लेने चाहिए. कॉमन सेंस का क्वेश्चन था. एफडी आस्क्ड टू प्रेजेंट ऑप्टिमिस्टिक रिपोर्ट टू बैंक. सेल्फ इंटरेस्ट प्लस इंटीग्रिटी ऑनेस्टी पे थ्रेट. एक्शन रिफ्यूज टू सबमिट फॉल्स रिपोर्ट, रिफ्यूज टू सबमिट, मना कर दो, ना हो पाएगा हमसे, तुम जानो तुम्हारा काम जाने, बनी तो बनी नहीं खमा गनी, चल भाई चल. एंड डिस्कस रियलिस्टिक नंबर विद एफडीएन बोर्ड. ठीक है सर, चलो बच्चों, अच्छा खासा टाइम लग रहा है इसमें. सोच रहा था कि एग्जाम रिपोर्ट को जल्दी खत्म कर दूंगा आप लोगों के साथ, बट ये दिल है कि मानता नहीं चीज़ें. सर का मन कहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा करा दो बच्चों को. कोई बात नहीं, सर के साथ बने रहो, आपके लिए ही करा रहा हूँ, फ़ायदा देगा. कहीं नहीं मिलेगा आपको ये एनालिसिस, जो ये चीज़ मैं बता रहा हूँ. इस एनालिसिस में बस मैं सॉल्व कर नहीं कर रहा हूँ, बट जो मैं आपको लॉजिक्स बता रहा हूँ, प्रोविजन बता रहा हूँ, हो सकता है ये क्लास देख के आपको एग्जाम में ही फ़ायदा हो जाए. बस आपने पढ़ा रखा हो बच्चा, पढ़ रखा हो. ऑब्वियसली क्लास नहीं है कि प्रॉपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बैठ के IAS 19 पढ़ाऊँ आपको, धीरे धीरे हौले हौले एग्जाम्पल्स कराऊँ छोटे छोटे. वो सब तो क्लासेस की बात है, सर की पर्सनल बात है. बट ये देखो, कॉन्फिडेंस बिल्ड तो हो ही रहा होगा ना. देख रहे होगे कि ये SBR का लेटेस्ट पेपर सर करा रहे हैं. IFRS 15 मॉडिफिकेशन टेस्ट किया है, IFRS 6 लीजेस एक्सटेंशन टेस्ट किया है, फिर कुछ फॉरेन एक्सचेंज बॉन्ड की कोई बात है. अरे भाई, ये क्वेश्चन 3 ने तो हंगामा मचा दिया होगा बच्चों के लिए. जो तो पढ़ के गए होंगे उनका तो दिल बाग बाग हो गया होगा, खुशी से समा नहीं रहा होगा. जिन्होंने सब कुछ पढ़ा होगा बस यही छोड़ा होगा, वो बेचारे रो रो के टब भर दिए हमने, याद में उनकी के काश कह दिया होता, पढ़ लिया होता. अरे बच्चा, कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन पूछा है, याद है मॉडिफिकेशन क्या होता है? डिस्टिंक्ट गुड्स एंड सर्विसेज, स्टैंड अलोन प्राइसेस, ऐसी कुछ बातें होती है मॉडिफिकेशन में कि अगर कॉन्ट्रैक्ट एक मॉडिफिकेशन है कि नहीं, एक सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट ट्रीट किया जाएगा नहीं. कॉन्ट्रैक्ट मान लो टर्म्स एंड कंडीशन, कॉन्ट्रैक्ट के स्कोप में, प्राइस में कोई चेंज हो जाता है तो अब अपन उसे मॉडिफिकेशन मान लेते हैं. तो उसमें 2-3 बातें हैं, बताऊंगा, रिवाइज करा दूंगा जल्दी जल्दी, पर बाकी देख लेना बुक से. लीज एक्सटेंशन, और नहीं देखा तो पहले पढ़ के आओ, फिर बताओ. जिसने पढ़ रखा हो वो देखना जरा. एक एग्जाम्पल भी इसका कर रखा होगा वो देखना इसको, उसे कोई दिक्कत आए तो फिर मुझे बताओ. लीज एक्सटेंशन मतलब लीज की टर्म्स एंड कंडीशन चेंज हो गई, लाइफ 3 साल की थी, एक्सटेंड करके 5 साल हो गए, तो उस केस में क्या होता है? रीमेजर होगा. जितना भी राइट टू यूज है, लीज लायबिलिटी है, रीमेजर होगा नए रेट पे, और तो क्या. और फॉरेन एक्सचेंज बॉन्ड, IAS 21 और IFRS 9 होते हैं बॉन्ड पे. तो फॉरेन एक्सचेंज से मैं तो 2 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को जानता हूं, दोनों मुझे अच्छे से आते हैं. मैं क्यों डरूं भाई तुझसे? बॉन्ड है तो IFRS 9 से अकाउंट होगा, अगर मुझे अकाउंटिंग पूछेगा तो IFRS 9 लगा दूंगा, और फॉरेन एक्सचेंज के लिए मुझे डराएगा तो मैं फॉरेन एक्सचेंज का IAS 21 लगा दूंगा. अरे हर चीज का तोड़ है, इतने आर्सेनल में तीर हैं, तुम्हें छल्ली कर देंगे क्वेश्चन. बुलाती है मगर जाने का नहीं, फंसने का नहीं बच्चा, जाल में फंसोगे नहीं. पहला ही IFRS 15 का धमाका है, कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन का क्वेश्चन है. ऑन 1 Jan मेंटी एग्रीड टू कॉन्ट्रैक्ट विद 2 डिफरेंट कस्टमर. अच्छा, 2 कस्टमर अंडर बोथ कॉन्ट्रैक्ट. मेंटी एग्रीड टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT सर्विस टू ईच कस्टमर फॉर 4 years. व्हेन इनिशियली एग्रीड ईच कॉन्ट्रैक्ट कंटेन अ सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन. एक सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन. 2 कस्टमर, दोनों कस्टमर को वादा क्या किया कि तुम्हें 4 साल के लिए IT सर्विस देंगे. ठीक है, हुआ क्या? चेंज क्या हुआ? कॉन्ट्रैक्ट 1, On 1 Jan 2017 the contract price was agreed 60,000 per year. 60,000 पर ईयर कॉन्ट्रैक्ट प्राइस एग्री किया था. तुम्हें 4 साल सर्विस देंगे, हर साल तुम 60,000 रुपए दोगे. ठीक है. द कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूड अ क्लॉज अलाउइंग कस्टमर टू कैंसिल द 4th एंड द फाइनल ईयर. ओहो, यहां हुई है मस्ती. तो 60 के फाइनल ईयर में ऑप्शन है 60 के या कैंसिल, मतलब कैंसिल करके पेनल्टी दो 10K की. देखो क्या कहता है. फाइनल ईयर कॉन्ट्रैक्ट पेइंग टोटल $10,000 पेनल्टी, $10,000 पेनल्टी. ठीक है सर.
This decision has to be made by 31st December 17. बहुत important. On 31st December 17, customer has made the decision to cancel the final year contract and pay 10,000 penalty on the same date. ओहो, कस्टमर से हमने एक कॉन्ट्रैक्ट किया कि भाई तू देगा 60, 60, 60 और 60। एक साल बीत चुका है, ये 60 मिल चुके हैं, ये रेवेन्यू रिकॉर्ड हो गया है। अब क्या हुआ है कि कस्टमर कह रहा है कि मैं फाइनल ईयर में दोस्त ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं करूंगा, तो मैं ये 60 के दूंगा, ये 60 के दूंगा, फाइनल ईयर में ये तुम्हें नहीं दूंगा, बल्कि पेनल्टी ले लो मुझसे 10 के की, मैं फाइनल ईयर में तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू नहीं करूंगा। तो कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स कंडीशन चेंज तो हुई हैं, कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स कंडीशन चेंज तो हुई हैं, बट हुआ क्या है? हुआ क्या है? 60 के 4 साल में मिलने थे, पहले साल का हो गया। क्या अकाउंटिंग करोगे इस बात की? फाइनल ईयर में कस्टमर कहता है कि ऑन 31st कस्टमर इन्फॉर्म्ड, और पैसे दे दिए, 10,000 रुपये पेनल्टी दे दी कस्टमर ने। कस्टमर कहता है कि यार मैं ना फाइनल ईयर तुम्हारे साथ नहीं करूंगा, अभी 2 साल तुम्हारे साथ हूं, फाइनल ईयर में नहीं करूंगा। बच्चा देखो, गुड्स एंड सर्विस डिस्टिंक्ट है, ऑब्वियसली डिस्टिंक्ट है। अभी तक आपने जो सर्विस दी वो सेपरेट है, अब आगे और आपको सर्विस देनी है, चाहे सेम सर्विस है बट देनी तो और है। मतलब हर सर्विस जो कंज्यूम हो गई वो तो हो ही गई ना। भाई आपको 10 चॉकलेट देनी है, 10 चॉकलेट सामने वाले को देनी है, पर जितनी चॉकलेट दे दी वो तो उसने कंज्यूम कर ली ना, आगे तो नई चॉकलेट है ना, हर चॉकलेट आपस में तो इंडिपेंडेंट है ना, तो सर्विस तो अभी आपको और देनी है, तो डिस्टिंक्ट है। बट अगर यहां पे आप देखो तो स्टैंड अलोन प्राइस की बात नहीं है, यहां पर ये सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, इट इज नॉट अ स्टैंड अलोन प्राइस। यहाँ पे डिस्टिंक्ट गुड एंड सर्विस एंड स्टैंड अलोन प्राइस दोनों की कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है, और सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट के लिए दोनों की फुल कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। इसको सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट की तरह ट्रीट नहीं करोगे, इसको कैसे ट्रीट करोगे? एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया है, एक नया कॉन्ट्रैक्ट आ गया है। और इस केस में अपन क्या करते थे, जब पुराना कॉन्ट्रैक्ट खत्म मान लेंगे और नया कॉन्ट्रैक्ट आ जाएगा। सर ऐसा क्यों माना आपने? अरे आपने अपने एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशन में चेंज किया है, पुराना कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा। भाई अभी आपको डिस्टिंक्ट गुड एंड सर्विस देने या नहीं देने? अच्छा गुड एंड सर्विस ही डिस्टिंक्ट नहीं होते, तब तो फिर वो एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट में ही चेंजेस करना पड़ता, फिर तो वो पार्ट ऑफ एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट हो जाता। बट यहाँ पे गुड्स एंड सर्विस तो डिस्टिंक्ट है, प्राइस स्टैंड अलोन नहीं है। कैंसिल हो गया टर्म्स एंड कंडीशन में, प्राइस स्टैंड अलोन मिल नहीं रहा, तो ये जो चेंज है ये टर्मिनेशन ऑफ ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा और क्रिएशन ऑफ न्यू कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। पुराना कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करके नया कॉन्ट्रैक्ट कहलाओगे, और तो कितना रेवेन्यू आपका अनरिकग्नाइज हो जाएगा? 60 के प्लस 60 के प्लस 10 के, ये और कितने साल में रिकॉर्ड करोगे? 2 साल। ये आपका रेवेन्यू रिकॉर्ड होगा नेक्स्ट 2 ईयर में। भाई ये 10 के को इमीडिएट रेवेन्यू थोड़ी मान लोगे, आपको अगले 2 साल में ही तो देखना, तीसरा साल तो आना ही नहीं है। आज 1 साल हो गया, 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट था, बचे 2 साल, क्योंकि तीसरे साल में वो आपके साथ नहीं करेगा, और अगले 2 साल में वो आपको कितने रुपए का रेवेन्यू दे रहा है? 60 और 60 120 प्लस 10 1,30,000 का रेवेन्यू दे रहा है, जो कि 2 साल में आपको रिकॉर्ड करना है नए कॉन्ट्रैक्ट में। तो ये बस ये कॉन्ट्रैक्ट 1 है आपका। कॉन्ट्रैक्ट 2 देखो, On 1st Jan, contract price was agreed 72,000 per year. ठीक है. On 31st December, the ment and the customer agreed to change the contract to add an additional service, additional distinct service to the contract. The service represents separate performance obligation. बहुत अच्छी पहली condition fulfill है. As a part of the change, the customer agreed to pay total contract modification fee of 2,500. ठीक है. In addition, the contract payment were increased from 72,000 to 90,000 per year. From 1st Jan, the increase in the annual payment was based on normal selling price. ये जो ऊपर के क्वेश्चन में मिसिंग था, नाउ इट इज अ सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट। फिर मत दिक्कत करो, ये जो एक्स्ट्रा पैसा है उसको अलग से रिकॉर्ड करो। नाउ पुराना चलता रहेगा, एक नया कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ये तो सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट है। तो पहला क्वेश्चन में आपको ये समझना था, मॉडिफिकेशन है, बट इट इज मॉडिफिकेशन में, देखो मॉडिफिकेशन में 3 बात होती है बच्चों, चलो ये बात भी समझाई दें आपको। मॉडिफिकेशन में 3 बात होती है, एक होता है ओल्ड प्लस न्यू। अपना ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट अलग चलेगा और न्यू कॉन्ट्रैक्ट अलग चलेगा। इसके लिए लॉ कहता है स्टैंड अलोन प्राइस होना चाहिए, मतलब जो नई गुड्स एंड सर्विस है उसका स्टैंड अलोन प्राइस होना चाहिए, बिल्कुल स्टैंड अलोन, मतलब सेपरेट प्राइस होना चाहिए जो उसका रिप्रेजेंट करता है स्टैंड अलोन प्राइस को। और
डिस्टिंक्ट गुड एंड सर्विस होनी चाहिए। दूसरा होता है ओल्ड कट, यहां पे ओल्ड टर्मिनेट हो जाएगा, सिर्फ एक नया कॉन्ट्रैक्ट आ जाएगा, जो कि हमारा केस 1 है। गुड्स एंड सर्विसेज में डिस्टिंक्ट होनी चाहिए, प्राइस स्टैंड अलोन नहीं होगा तब ये होगा। तीसरा केस आता है ओल्ड में ही हम क्या कर देंगे, क्यूमुलेटिव कैचअप एडजस्टमेंट बोलते हैं इसको, ओल्ड में ही हम चेंजेस कर देंगे, ओल्ड में ही चेंजेस करेंगे, तो इट इज कंसीडर्ड एज पार्ट ऑफ एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट व्हेन गुड्स एंड सर्विस आर नॉट डिस्टिंक्ट। तो ये 3 केस होते हैं, तीसरा वाला यहां लग नहीं रहा था। ओल्ड को टर्मिनेट किया और न्यू बनाया, और इस वाले केस के अंदर क्या करना है, करना कैसे है वो भी बहुत आसान है, वो तो एप्लीकेशन है। ओल्ड को रिकॉर्ड करना है, तो ओल्ड भी चलता रहेगा, न्यू भी चलता रहेगा कॉन्ट्रैक्ट 2 में। मिस्टेक, राइटिंग 5 स्टेप मॉडल इंस्टेड ऑफ अप्लाइंग मॉडिफिकेशन रूल है। ये क्या है, जब IFRS 15 देखा 5 स्टेप लिख देते हो, जब मौका पड़ता है, होता ना एक बंदा जिसको जो आता है बस वही कर देता है, जब मौका मिलता है तो गाना गा देता है, जब मौका मिलता है तो उसका डांस निकल जाता है। तुम लोग क्या, ये क्या बेइज्जती कर रहा है यार, कि जैसे ही IFRS 15 सुनते हो 5 स्टेप करने लग जाते हो एग्जाम में जाके। आइडेंटिफाई परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, एलोकेशन, थम जाओ भाई, इतनी बेइज्जती ना कराओ। मॉडिफिकेशन रूल पूछे तो मॉडिफिकेशन को पढ़ के जाओ, कुछ तो नया पढ़ो। करेक्ट अप्रोच, सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट, डिस्टिंक्ट प्लस स्टैंड अलोन, सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट, जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट 2 था, डिस्टिंक्ट प्लस स्टैंड अलोन। पर्सपेक्टिव मतलब नॉट सेपरेट बट रिमेनिंग गुड्स डिस्टिंक्ट, नॉट सेपरेट बट रिमेनिंग गुड डिफरेंस। स्टैंड अलोन प्राइस सेपरेट नहीं है बट रिमेनिंग गुड्स डिस्टिंक्ट है। क्यूमुलेटिव कैचअप मतलब ओल्ड में ही चेंज होगा, नॉट डिस्टिंक्ट फ्रॉम ऑलरेडी डिलीवर्ड, जो अभी कर रहे हैं उसी में चेंज, उसी का जैसा है। ठीक है, आगे देखो सर जी और क्या है मामला। तो मामला आपके लिए लेके आए बढ़िया बढ़िया प्यारा प्यारा बच्चों, मामले को हल्का करेंगे। आगे देखो, लीज मॉडिफिकेशन। लीज मॉडिफिकेशन ध्यान रखना, अगर लीज मॉडिफाई होती है तो जितनी भी अब फ्यूचर ऑब्लिगेशंस है मॉडिफिकेशन के बाद, उसकी फिर आप प्रेजेंट वैल्यू निकालते हो किस पे, रिवाइज्ड रेट पे, रिवाइज्ड रेट पे। इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट ले लोगे या जो भी रेट गिवन है उस हिसाब से। On 1st Jan 2017, Menti entered into 2-year lease for its head office. The annual lease payment were agreed at 5 lakh payable on 31st December each year. The implicit interest rate in the lease was not easily determined. तो implicit rate नहीं था तो हम कौन सा लेंगे, incremental borrowing लेंगे। जब implicit rate नहीं मिल रहा है तो हम incremental borrowing rate ले लेंगे। ठीक है, ये तो अभी तक चेंज की बात ही नहीं हुई, 5%। ठीक है। On 1st Jan, the present value of lease payments still to be made was correctly calculated 9,30,000। ठीक है, present value calculate करके दी हुई है। Okay. On 31st December, after lease payment was made, both party agreed to extend the lease term by 1 additional year. Lease term में change आ गया बाबू, lease term, change in lease term। मैंने बोला था ना, क्वेश्चन एग्जामिनर को चेंज से बड़ा प्यार आया इस बार, बार बार चेंज करता जा रहा है। आप भी जिंदगी में चेंज लाओ बेटा। द एनुअल लीज पेमेंट रिमेन्ड 5 लाख पर ईयर, बट एक साल अब ज्यादा हो गया ना। ऑन 31/17 मेंट इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट 6%। कुछ नहीं करना, 6% से डिस्काउंट कर लेना भाई। जो भी राइट टू यूज है, डेप्रिसिएशन हटाने के बाद जो भी राइट टू यूज की कैरिंग वैल्यू है, जो भी लीज लायबिलिटी आपकी आ रही होगी, ओपनिंग प्लस इंटरेस्ट माइनस पेमेंट्स, जो भी लीज लायबिलिटी की वैल्यू आ रही होगी उसमें एडजस्ट कर देना, जितना भी इंक्रीज आ रहा है सॉरी, जितना भी इंक्रीज आ रहा है उसमें एडजस्ट कर देना। फ्यूचर पेमेंट को 6% पे डिस्काउंट कर लेना। तो बहुत ज्यादा कुछ है नहीं इसमें मेरे बताने के लिए, देख लो इसे। When lease term changes, remeasure liability using new discount rate। अरे आपके लिए तो एक तरीके से लीज टर्म, अब नई लीज आ गई ना, आपकी ऑलरेडी जो चल रही है उसके अंदर चेंजेस कर देने हैं। अब आपकी लीज जैसे 1 साल बचा था, अब 1 साल और ले लिया तो 2 साल हो गए, तो 2 साल का अमाउंट देख लो उसका, जैसे आप नॉर्मली इंसेप्शन पे करते हो वैसे ही रीमेजरमेंट पे करोगे, और जो चेंज होगा उसको इनकॉर्पोरेट कर दोगे। जितने से एसेट बढ़ रहा है एसेट बढ़ा दोगे, जिससे लायबिलिटी बढ़ रही है लायबिलिटी बढ़ा दोगे, और अपनी अकाउंटिंग चालू रखोगे। कुछ दिमाग ही नहीं लगाना इसमें तो यार, इस वाले चेंज में तो। ऑफिस लीज 5 ईयर एक्सटेंडेड बाय 3 मोर, अपडेट लायबिलिटी टू इंक्लूड द एक्स्ट्रा पेमेंट एंड रिकॉल इंटरेस्ट। बस रिकैलकुलेट द इंटरेस्ट। ठीक है बच्चा,
सर बात तो ठीक है। ये देखो, इस क्वेश्चन ने बड़ा पैनिक करा। इस वाले पार्ट में हर चीज तबाही है, हर चीज कोशिश कर रही है कि हर छोटी छोटी बात में बच्चों को फंसाया जा सके, हर छोटी छोटी बात में आपको नाराज करने की कोशिश की गई है इस क्वेश्चन में। क्या है इसमें, चलो थोड़ा जल्दी जल्दी बता रहा हूं। देखो, मिंट हैज अ फंक्शनल करेंसी ऑफ डॉलर, ठीक है। फंक्शनल करेंसी कौन सी है? डॉलर। तो हमारे लिए जो सबसे ज्यादा मैटर करती है वो फंक्शनल करेंसी करती है, तो इसकी फंक्शनल करेंसी बच्चों डॉलर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ऑन 1 Jan 17 Mint purchased a bond for its fair value 2.7 million dinar. 2.7 million dinar. The bond does not pay annual interest. Okay. On 1 Jan 17 Mint purchased a bond for its fair value 2.7 million dinar. The bond does not pay annual interest. However, the Mint will be repaid at its investment plus a significant premium for year time dollar. The effective rate of interest 6%, which is in line with the market bond with the level of risk. Mint intend to bond until maturity, hold till maturity करेगा। Exchange rate for the year end आपको गिवन है। ओपनिंग रेट 1 जन का गिवन है, 31 दिसंबर का गिवन है। एवरेज फॉर द ईयर एंड 31 दिसंबर 17। देखो देखो, दोनों लगे हैं इसमें। इसमें IAS 21 भी लग रहा है और IFRS 9 भी लग रहा है। अब जरा समझना, पहले मैं याद दिला देता हूं आपको। IAS 21 क्या कहता है? IAS 21 देखो, ये ना सेपरेट एक ट्रांजेक्शन है, इंडिविजुअल, आपकी ग्रुप को टेस्ट नहीं किया बल्कि सेपरेट टेस्ट किया है एक तरीके से। IAS 21 क्या कहता है? अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो, फंक्शनल करेंसी मेंटी परचेज अ बॉन्ड फेयर वैल्यू, अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो किसी कंपनी के बॉन्ड में, डेट में इन्वेस्टमेंट करते हो, लोन में इन्वेस्टमेंट करते हो, पहली बात तो ये मॉनेटरी एसेट है। इसको कन्वर्ट करोगे आप डेट ऑफ ट्रांजैक्शन पे, मॉनेटरी एसेट को डेट ऑफ ट्रांजैक्शन पे कन्वर्ट करोगे। इसका जो इंटरेस्ट है उसको एवरेज रेट पे कन्वर्ट करोगे। याद रखना, इंटरेस्ट को किस पे लेते हैं हम? इंटरेस्ट पीएनएल का आइटम है, एवरेज रेट पे। तो इंटरेस्ट, एक्रूड इंटरेस्ट को एवरेज रेट पे कन्वर्ट करोगे। तीसरा, ईयर एंड पे क्लोजिंग रेट पे कन्वर्ट करोगे और जो गेन लॉस आएगा वो पीएनएल में जाएगा। ये IAS 21 का कहना। अगर किसी बच्चे को IAS 21 इतना आता है, ये FR में भी पढ़ाता हूं मैं, अगर ये नहीं आता तो दिक्कत है। देखो, पहली बात IAS 21 क्या कहता है और फिर बात करेंगे IFRS 9 क्या कहता है, खत्म हो जाएगा ये टॉपिक। अरे कंसेप्ट समझ लो ना बाबू, और है ही क्या। IAS 21 ने 3 बातें कही। आपने क्या, किसी कंपनी के लोन में इन्वेस्ट किया तो ये मॉनेटरी एसेट है। अरे यार, मॉनेटरी एसेट हुआ नहीं हुआ? सर व्हाट इज मॉनेटरी एसेट? राइट टू रिसीव कैश, जो मिलना है, पेमेंट मिलना है, फिक्स है, आपको जो जो मिलना है उसकी वो कॉन्ट्रैक्चुअल है। कोई ये प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट थोड़ी है, कोई इन्वेंट्री थोड़ी है, ये तो लोन है, रिसीवेबल्स है, पेबल है, ये सब मॉनेटरी एसेट होते हैं जिसमें आपकी ऑब्लिगेशन या बेनिफिट डिफाइंड होते हैं। तो मॉनेटरी एसेट को अपन किस रेट पे कन्वर्ट करते हैं? ओपनिंग रेट पे, जो रेट अपन को गिवन है ओपनिंग रेट पे कन्वर्ट कर लेंगे। और क्या, जो इंटरेस्ट है उसको एवरेज रेट पे कन्वर्ट कर लेंगे, और बाबू मेरे उसको क्लोजिंग रेट पे रीट्रांसलेट कर लेंगे, और गेन लॉस को कहां डालोगे? पीएनएल। ये कंसेप्ट है। अगर इतना बच्चा सोच पा रहा है तो उसे मेरी कोई हेल्प की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ो, नहीं सोच पा रहे हो तो पढ़ो पहले जाके। बाकी IFRS 9 के हिसाब से इसकी अकाउंटिंग अमोर्टाइज कॉस्ट पे होनी चाहिए, और अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड क्या कहता है? इंटरेस्ट को इफेक्टिव रेट पे लेंगे और अमोर्टाइज कॉस्ट पे दिखाएंगे, है ना। होल्ड टिल मैच्योरिटी है, कन्वर्जन कुछ है नहीं, आपको सिर्फ इससे कैश और पैसा मिलेगा। IFRS 9 इस इंस्ट्रूमेंट को अमोर्टाइज कॉस्ट पर रिकॉर्ड करने के लिए कहता है। लो, दोनों की बात खत्म। अब ये लिख दो एग्जाम में, इनको बता दो। ऑन 1 Jan Mint परचेज अ बॉन्ड फेयर वैल्यू अमोर्टाइज कॉस्ट। अच्छा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब कन्वर्जन में भी दिक्कत, देखो छोटी छोटी बातें देखना, यहां भी बच्चे फंसे। आपको मालूम है आपको क्या दिया हुआ है? डॉलर टू दिनार, मतलब आपको दिया है 1 दिनार इज इक्वल्स टू 1.1 डॉलर। अब यहां भी बच्चा फंस जाएगा क्योंकि आदत नहीं है, उसके लिए बड़ी करेंसी हमेशा डॉलर रही है, बट यहां पे बड़ी करेंसी दिनार है। एक दिनार के बदले 1.1 डॉलर, फ्रिक्शन तोड़ दिया, पैरिटी तोड़ दी। को एग्जामिनर ने जो रियल में पैरिटी है उसको तोड़ दिया, कहता है कि दिनार बड़ी करेंसी है। मतलब प्रैक्टिकली बात ना भी करें, मेरे कहने का मतलब है जो एग्जामिनर कह रहा है ना वो मानना पड़ेगा। मान लो आपको प्रैक्टिकली कुछ भी लगता है, यहां पे एग्जामिनर की बात माननी पड़ेगी। तो 1 दिनार इक्वल टू 1.1 डॉलर दिया और आपको डॉलर में कन्वर्ट करना है, तो ध्यान रखना दिनार से डॉलर में जा रहे हो, दिनार से डॉलर में जा रहे हो, बड़ी करेंसी से छोटी करेंसी में जा रहे हो। बिगर टू स्मॉलर, डिवाइड करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। तो 2.7 को अगर मुझे कन्वर्ट करना है तो 2.7 को कन्वर्ट करूंगा 1.1 पे, और जो ब्याज बनेगा 2.7 पे उसको किस पे कन्वर्ट करूंगा? 1.3 पे। 6% का जो ब्याज बनेगा, और ब्याज भी किस वैल्यू पे निकालोगे? दिनार में।
तो ये बेसिक सी चीजें हैं। बॉन्ड परचेज इक्वल्स टू असेट फाइनेंशियल असेट एट अमोर्टाइज कॉस्ट, मैं लिख दूंगा IFRS 9 के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल अमोर्टाइज कॉस्ट पे होना चाहिए। दोनों टेस्ट पास हो गए, बिजनेस मॉडल टेस्ट एंड कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो टेस्ट, 2 टेस्ट के बारे में लिख देंगे तो पास हो गया। ठीक है, लिख दिया आंसर। यही तो बातें लिखनी है, कोई भर भर के पैरा थोड़ी लिखना है। ट्रांसलेट इंटरेस्ट एट एवरेज रेट, इंटरेस्ट को एवरेज रेट पे ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है, प्रिंसिपल को स्पॉट रेट पे ट्रांसलेट करेंगे और उसके बाद रीट्रांसलेट करेंगे ईयर एंड पे और क्लोजिंग रेट पे डिफरेंस निकाल देंगे P&L पे। और उसके बाद मिस्टेक क्या है, मिस्टेक देखो, ट्रीटेड एज लाइबिलिटी। पहले तो अरे भाई तुम इन्वेस्ट कर रहे हो या तुम में इन्वेस्ट कर रहा है कोई, तुम्हें पैसा दिया या तुम दे रहे हो? पैसा दे के भी लाइबिलिटी दिखाओगे तो कैसे जी पाओगे भाई, मुझे ये बता दो। किसी को पैसा दोगे तो आपका असेट है या लाइबिलिटी है? बहुत अच्छा है, फिर तो दो, फिर तो पैसा दो भाई, मिलो सर से मिलो। अगर इतना फ्री का पैसा है तो बांटो, लाइबिलिटी मानो, मतलब और पैसा दे देना। फिर पैसा दे के भी लाइबिलिटी मानते हो तो पैसा आएगा कैसे? लाइबिलिटी ट्रीट कर लिया, फॉरेन एक्सचेंज को क्यों डालोगे? मॉनेटरी एसेट के गेन लॉस कहां जाते हैं भाई? असेट एट अमोर्टाइज कॉस्ट रीट्रांसलेट करोगे, फॉरेन एक्सचेंज को P&L में डालना है। क्या ही बताऊं यार इसमें। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन पे आओ जल्दी जल्दी। क्वेश्चन 4, एक कॉमन एरिया कहीं से भी आ सकता है। जनरली यहाँ पे देखा जाए तो IAS 38 टेस्ट किया आपका, इंटेंजिबल एसेट। हर छोटा छोटा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी टेस्ट हो सकता है। और ऑपरेटिंग सेगमेंट टेस्ट किया। ऑपरेटिंग सेगमेंट तो पता नहीं एग्जामिनर को क्या मजा आता है, आजकल खूब टेस्ट कर रहा है, तो पढ़ के जाना इसको। क्या है, पढ़ लो इसको जल्दी से, रीड करो। देखो रीड किया बच्चों। वन ऑफ द रीटाज बिजनेस एक्टिविटीज टू मैन्युफैक्चर फूड फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। ओके, क्या करती है ह्यूमन कंजम्पशन के लिए? वैसे तो बहुत आसान पेपर लगा यार मेरे को तो। 1 Jan 2017 रीटा परचेज अ ट्रेडमार्क फॉर अ पॉपुलर ब्रेकफास्ट सीरियल। आपसे मतलब हर तरीके की चीजें पूछ ली और बड़ी सिंपल है। अगर आपको लग रहा हो ना कि सर आपने जो चेंजेस बताए हैं लीज टर्म में जो चेंज होगा, बिल्कुल यही है जो लीज टर्म में चेंज हुए हैं। अब जो चेंज हुए हैं वो जो नई वैल्यू है उसको डिस्काउंट करो और जो भी डिफरेंस है उसे इनकॉर्पोरेट करो। मॉडिफिकेशन कॉन्ट्रैक्ट में कॉन्ट्रैक्ट में जो मॉडिफिकेशन है आपके मॉड्यूल में जो एग्जाम्पल है बच्चा, जो भी मॉड्यूल फॉलो कर रहे हो उससे कहीं भी, उससे बहुत ज्यादा सिंपल पूछा है। प्रोविजन लिख दो, कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन के क्या प्रोविजन होते हैं अपनी लैंग्वेज में, सिनेरियो में अप्लाई कर दो, आंसर कैलकुलेट कर दो अगर फिगर्स दिए तो खत्म हो गया। कुछ और करना ही नहीं है, चाहे एग्जामिनर हजारों बातें लिखे, आपको इतना करना, इतना कर लोगे वही बहुत है। 1 Jan 17 रीटा परचेज ट्रेडमार्क। अरे ट्रेडमार्क खरीदा, ओहो वाह वाह, मस्त मस्त। The consideration of transfer by Rita was 6 million in its own equity share with a fair value of 2 each। ओहो, खरीदा है ट्रेडमार्क, लिया है एक ट्रेडमार्क, एक असेट, और बदले में दे दिए हैं शेयर। बच्चा देखो सबसे बड़ा ब्लंडर ना यहाँ पे, और मैं जेन्युइन मानता हूं कि कई बच्चों ने किया होगा, अभी आपके मन में भी आएगा अगर आपने पीछे पढ़ा नहीं होगा, मैंने स्लाइड पे नाम लिख दिया था, जिसने पढ़ लिया होगा वो तो समझ गया होगा क्या कहने वाले हैं सर। बट सोचना जरा, सोचना, अभी मैं पूछ रहा हूं आपसे, असेट आया और शेयर गए, IAS 38 तो लगेगा, बट एक और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लग रहा है यहाँ पे। जल्दी से बताओ, 3 तक गिन रहा हूं, टिक टिक 1, टिक टिक 2 एंड टिक टिक 3। तो जो दूसरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, यस, IFRS 2, शेयर बेस्ड पेमेंट्स। जब भी याद रखना पेमेंट शेयर में हो रही है फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, तो ये ध्यान रख लेना कि IFRS 2 आ सकता है। आपने एसेट खरीदा है, सामान खरीदा है शेयर्स देके, और क्या कहता है IFRS 2, जिसको याद नहीं यहाँ पे लगाएगा नहीं उसे मार्क्स नहीं मिलेंगे पूरे, सीधा IAS 38 की बातें भी करेंगे। IAS 38 की तो यार FA की बातें हैं, कोई FA का बच्चा है ना वो भी ये बातें बता सकता है IAS 38 क्या कहता है। मेरे FA का कैप्सूल सीरीज का लेक्चर देखोगे ना, वहां भी बता रखा है IAS 38 की जो बातें एग्जामिनर लिखी हुई है। डेफिनेट लाइफ, इनडेफिनेट लाइफ, अगर इनडेफिनेट लाइफ है तो एनुअली इंपेयर करो, इवन देयर इज नो इंडिकेटर, रिवैल्यूएशन में मॉडल लग नहीं सकता बिकॉज इज रिक्वायर एक्टिव मार्केट होमोजीनियस प्रोडक्ट विच इज नॉट अवेलेबल फॉर मोस्ट ऑफ द
इंटैंजिबल एसेट, तो भाई मेरे दोस्त मेरे बात को समझो, IFRS 2 लगेगा। और IFRS 2 क्या कहता है कि जब आप कोई एसेट लाते हो और उसके बदले शेयर देते हो तो पहली प्रेफरेंस दी जाती है फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट एक्वायर्ड, अगर आपके पास एसेट की फेयर वैल्यू है। और इनडायरेक्ट तरीका होता है, अगर ये ना मिल पाए तो क्या कहता है, अगर ये नहीं मिल पाए तो आप लेते हो शेयर्स की फेयर वैल्यू, जो आपने शेयर्स गिवन है, एसेट गिवन है। तो ये लिखना था वहां पे। और अगर एग्जाम में आप सोचो तो आपको कंफ्यूजन भी आएगी कि जो मैंने पैसा दिया 6 मिलियन ऑफ इट्स ओन इक्विटी शेयर विद फेयर वैल्यू 2 ईच, वो वैल्यू लूं या 10 मिलियन लूं, तो एसेट एक्वायर्ड। तो IFRS 2 का एप्लीकेशन। दूसरा, मैनेजमेंट एस्टिमेट दैट द ट्रेडमार्क हैज बीन इनडेफिनिट यूजफुल लाइफ। इनडेफिनिट है लाइफ, अगर इनडेफिनिट है तो भाई तुम इमॉर्टल हो, मरोगे नहीं। और इंटेंजिबल एसेट जो है विद इनडेफिनिट लाइफ इज नॉट अमोर्टाइज्ड। जो पूछेगा कि सर ये बताओ, इसका लॉजिक बताओ, इसका कंसेप्ट बताओ, पढ़ा दो, वो आपने बहुत बड़ा कंसेप्ट छुपा लिया है हमसे, तो बेटा छुपा ही रहने दो, जान के तुम कुछ ना कर पाओगे, छुपा रहने दो अपने आप से। अगर ये तुम्हें बड़ी बातें लग रही हैं, फिर तो जो सही में बड़ी बातें हैं उससे तो घबरा जाओगे। अभी तो माउंट एवरेस्ट बहुत दूर है, अभी तो 2 कदम भी नहीं चले हो, लड़खड़ा गए हो। इनडेफिनिट लाइफ है तो अमोर्टाइजेशन नहीं करते किसी भी चीज की जिसकी लाइफ ही नहीं है। लैंड है, जमीन है, लाइफ नहीं होती, अमोर्टाइज ही नहीं करते। तो वैसे ही इंटेंजिबल एसेट विद इंडेफिनिट लाइफ नॉट अमोर्टाइज, बट डू चेक फॉर एनुअली, कि इसकी लाइफ को चेक करो, इसकी असेसमेंट चेक करो, इंपेयरमेंट चेक करो, ये सब चीजों को रीअसेस करते रहो एनुअली। लिख देना ये बात। एक्सपेक्टेड जनरेट नेट कैश फ्लो, हाउएवर अ फ्यू मोमेंट मंथ लेटर सेवरल डिस्काउंट सुपरमार्केट लॉन्च अ सिमिलर प्रोडक्ट। देखो सिमिलर प्रोडक्ट ब्रीचिंग ट्रेडमार्क एंड रीता एक्सपेंस एंड इमीडिएट 35% इम्पेयरमेंट ऑफ द ट्रेडमार्क। मैनेजर एस्टिमेट दैट द नेट कैश इनफ्लो विल स्टे एट दिस लोअर लेवल। पैसा कम आएगा बट पूरी जिंदगी आएगा। हाउएवर ड्यू टू द पॉपुलैरिटी रिकॉग्नाइज इंडेफिनिटली। ठीक है, इसमें तो क्या ही बताएं आपको, कर लेना इसको खुद से। इफ यू बाय एन एसेट बाय इशूइंग शेयर, measure asset at the fair value of goods and service received. Okay. If not reliably measure, use the fair value of equity instrument granted. ठीक है, डबल डबल पेन चल रहा है। बच्चों ने क्या गलती करी, मिस्टेक क्या करी? इग्नोर्ड IFRS 2, ट्रीटेड ओनली IAS 38। जेन्युइन है, आपकी खता नहीं है। लैंग्वेज में प्रेशर में बच्चे गलती कर देते हैं, बट मेरे ख्याल से अभी आप करोगे तो गलती नहीं करी होगी। बहुतों ने प्रेडिक्ट कर लिया होगा, यस सर IFRS 2 था। Indefinite life, no amortization, annual impairment review, mistake assuming reduced cash flow, definite life, reduced cash flow का तुमने definite life मीनिंग कैसे निकाल लिया? क्वेश्चन जब क्लियर कह रहा है कि अगर कैश फ्लो रिड्यूस होगा तो भी पूरी जिंदगी आएगा, ये कब बोला कि लाइफ अब डिफाइन हो गई है? पैसा गिरते ही लाइफ डिफाइन हो गई है? अरे सामने वाले की कमाई कम हो गई, बट कमाई जॉब थोड़ी चली गई, पूरी जिंदगी जॉब है। कमाई कम होने से उसकी जॉब पे क्या मतलब है? तो इंडेफिनिट लाइफ कैसे मान लोगे? लाइफ तो इंडेफिनिट ही मानोगे। ऑपरेटिंग, लास्टली करते करते बात पहुंच गए, ढूंढते ढूंढते उनके पता, उनकी गलियां पहुंच गए बाबू हमारे। हम ऑपरेटिंग सेगमेंट का भी एरिया टेस्ट किया है। देखो ऑपरेटिंग सेगमेंट, यहां पे ना 2-3 चीजें पूछी है एग्जाम में। क्यों ऑपरेटिंग सेगमेंट का डिस्क्लोजर किया जाता है, क्या है ऑपरेटिंग सेगमेंट, क्या है कंडीशन किसी के ऑपरेटिंग सेगमेंट बनने की। तो पहले मैं आपको जल्दी से सारे प्रोविजन का ओवरव्यू दे देता हूं। देखो अगर मैं यहां पे बात करूं, ये बच्चों फिगर्स थोड़ी ब्लर आ रही हैं, रीजन बीइंग के डायरेक्टली मैंने पोर्टल से ही उठाया तो वो एनलार्ज करते वक्त ब्लर हो गया फिगर्स। आपको फिगर्स, चलो इतना मतलब भी नहीं है फिगर से, अभी हमें क्या ठीक कर पाएंगे क्या हम इसको, फिगर्स को थोड़ा सा नहीं, ज्यादा ठीक नहीं हो पा रही है, बट ठीक है, फिगर से अभी इतना मतलब नहीं है अपन को। देखो सबसे पहले याद रखना कि ना कब कोई ऑपरेटिंग सेगमेंट बनता है, पहले तो उसमें वो रेवेन्यू अर्न करे। कुछ कंडीशन बता रहा हूँ ऑपरेटिंग सेगमेंट की, इसमें कुछ पढ़ाना नहीं है। 3 कंडीशन याद रखना, उसका सेपरेट रेवेन्यू कमाता हो, इनकम एक्सपेंसेस हो। भाई तुम इंडिपेंडेंट कब माने जाओगे? जब तुम कमाई करते हो, तुम बोलो सर मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मेरी घर में बहुत चलती है, बट मैं कमाता एक धेला भी नहीं हूँ।
तो भाई तुम इंडिपेंडेंट नहीं हो, तुम्हें दवाई की जरूरत है, इलाज की जरूरत है, इलाज कराओ अपना। तो अर्न्स रेवेन्यू पहली कंडीशन ही होगी। दूसरा, रिव्यूड बाय सीओडीएम, एक है जो तुम्हारे काम को रिव्यू करता है, मतलब तुम्हारी वैल्यू है, तुम्हारी चीजों को, डिसीजन को सुनने वाला है, चीफ ऑपरेटिंग डिसीजन मेकर बोलते हैं, सीओडीएम बोलते हैं इसे। तो उस डिवीजन का कोई सीओडीएम होना चाहिए, कोई रखवाला होना चाहिए, कोई ध्यान देने वाला होना चाहिए। भाई जो नालायक है उस पर कौन ध्यान देगा, लायक पे ही ध्यान दिया जाता है कि भाई तू कैसा है, कैसे चल रही है, सब ठीक है, कोई परेशानी, कोई दिक्कत। भाई जिसका पता है कि पूछेंगे तो भी कोई सॉल्यूशन तो है नहीं, तो उससे कोई पूछेगा ही नहीं। दिक्कत जिसके साथ रियल में है उसी के साथ सॉल्यूशन हो सकता है। तो रिव्यूड बाय सीओडीएम, कोई डिवीजन का कर्ता धर्ता होना चाहिए, चीफ ऑपरेटिंग डिसीजन मेकर होना चाहिए, एंड सेपरेट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो। अगर उसकी इंफॉर्मेशन सेपरेटली अवेलेबल नहीं होगी, क्लब करके होगी, ज्वाइंट होगी, अगर उसकी इंफॉर्मेशन अलग से नहीं मिल सकती तो भी फिर उसकी अकाउंटिंग कैसे करोगे। तो कहता है एक ऑपरेटिंग सेगमेंट को ऑपरेटिंग सेगमेंट बनने के लिए 3 कंडीशन देखनी है। अर्न्स रेवेन्यू, इज इट अर्निंग रेवेन्यू, टिक यस। Do the results, do it is managed and reviewed by a chief operating decision maker, CODM, yes. And finally, do we have a separate financial info? मैंने बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में लिखा, ये लिख के आओ, पूरे मार्क्स मिलेंगे। तीनों कंडीशन पढ़ के जाना, पूरा का पूरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हो गया। अच्छा, और रूल क्या है, 10% रूल है। अच्छा, रूल क्या है, 10% रूल है। सर ये 10% रूल का क्या मतलब है? तो 10% रूल का मतलब बड़ा सिंपल सा है, रेवेन्यू की परसेंटेज देख लो, चाहे असेट की परसेंटेज देख लो, चाहे प्रॉफिट या लॉस की परसेंटेज देख लो। कहता है ग्रेटर देन इक्वल टू 10%, ग्रेटर देन इक्वल टू 10%, ग्रेटर देन इक्वल टू 10%। कोई एक भी फुलफिल होगा तो रिपोर्टेबल बन जाएगा। टोटल एक्सटर्नल रेवेन्यू से इसका रेवेन्यू 10% ज्यादा है तो रिपोर्टेबल बन जाएगा। मान लो टोटल रेवेन्यू कंपनी का $100 है, तो इसका 10% कितना हुआ, $10। कोई भी सेगमेंट जिसका रेवेन्यू $10 से ऊपर होगा, कोई भी सेगमेंट जिसका रेवेन्यू $10 से ऊपर होगा, वो सब रिपोर्टेबल बन जाएंगे। रेवेन्यू क्राइटेरिया में नहीं आता, असेट के क्राइटेरिया में आ जाओ। टोटल असेट का 10% निकाल लो, जिसका भी उससे ज्यादा होगा वो रिपोर्टेबल बन जाएगा। असेट में नहीं आता तो प्रॉफिट और लॉस में आ जाओ। बस यहां पे ध्यान रखना, प्रॉफिट लॉस में जैसे मान लो मैं देता हूं आपको 3 सेगमेंट, 1 2 3 4 और 5, 3 सेगमेंट है मान लो। इसका 10 का प्रॉफिट है, इसका 20 का लॉस है, इसका 50 का प्रॉफिट है, इसका 5 का लॉस है और इसका फिर 10 का प्रॉफिट है। तो लॉ ये कहता है कि जब आप टोटल देखोगे तो प्रॉफिट का टोटल देखो या लॉस का टोटल देखो। तो यहां पे टोटल प्रॉफिट कितना है, 10, 50 और 70। और लॉस क्या है, साइन को इग्नोर करते हुए 20 और 5 25। कहता है दोनों में से जो हायर है ना वो आपका बेस बनेगा, 70 आपका बेस बनेगा। अब 70 का तुम 10% लोगे, 70 का 10% 7 हो गया। जो भी ऑपरेटिंग सेगमेंट, चाहे उसका प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, अगर 7 से ज्यादा, लॉस भी 7 से ज्यादा है, अब साइन नहीं देखोगे, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, वो रिपोर्टेबल बन जाएगा। हमारे इस केस में ये भी रिपोर्टेबल हो गया, ये भी रिपोर्टेबल हो गया, ये भी रिपोर्टेबल हो गया, ये रिपोर्टेबल हो गया, सारे रिपोर्टेबल हो गए एक्सेप्ट 4। मैंने क्या किया, मैंने देखा सारा प्रॉफिट देखा, तो जो प्रॉफिटेबल है उनको प्रॉफिट ऐड कर लिए, जो लॉस है लॉस ऐड कर लिए, दोनों में से हायर ले लेना, फिगर को इग्नोर करके। 25 को कम मत मानना, दोनों में से हायर लेना। 25 मतलब प्लस और 70 मतलब प्लस, तो 70 एब्सोल्यूट टर्म में देखना, 70 और 25 में बड़ा कौन सा है, 70। 70 बड़ा है, 70 का 10% कितना होता है, 7। तो आप जो का भी प्रॉफिट या लॉस 7 से ज्यादा है, जिसका भी प्रॉफिट या लॉस 7 से ज्यादा है, वो रिपोर्टेबल सेगमेंट बन जाएगा। तो ये छोटा सा पॉइंट टेक्निकल होता है, मैंने कई बार देखा है बच्चों को नहीं समझ आता, इसलिए इसको सिंपल समझा दिया, क्योंकि एग्जामिनर की जो फिगर है ना वो ब्लर आ रही है, वरना मैं आपको डायरेक्ट फिगर में भी समझा देता, बट मैंने एक फिगर्स ले लिया आपसे कि रिपोर्टेबल सेगमेंट को क्या देखना है, रेवेन्यू। अच्छा, रेवेन्यू भी कौन सा, टोटल, और टोटल कौन सा, इंटरनल नहीं, सिर्फ एक्सटर्नल। एक्सटर्नल रेवेन्यू $100 का है और उसका 10% निकाल लो, मान लो 10% कितना हुआ, 10% रूल, रेवेन्यू देन 10% ऑफ द टोटल। तो यहां पे देख लो 10% कितना हुआ, 10। तो जिसका भी रेवेन्यू 10 से ऊपर है वो रिपोर्टेबल हो जाएगा। सर बच गए, रेवेन्यू से बच गए, रेवेन्यू से बच गए, रेवेन्यू से बच गए तो असेट में पकड़े जाओगे, असेट में नहीं पकड़े गए तो प्रॉफिट लॉस में पकड़े जाओगे। और प्रॉफिट लॉस में कैसे पकड़ना है, सारे डिपार्टमेंट के प्रॉफिट ऐड कर लेना, सारे डिपार्टमेंट के लॉसेस ऐड कर लेना, दोनों में से हायर ले लेना। 70 इज हायर देन 25, 70 का 10% निकाल लो। अब जिसका भी 7 से ज्यादा है, चाहे प्रॉफिट और लॉस हो, वो रिपोर्टेबल बन जाएगा। और तीनों में से कोई एक भी कंडीशन फुलफिल होगी तो वो रिपोर्टेबल हो जाएंगे। और एक और कंडीशन है रिपोर्टेबल की, 75% रूल कहता है जितने भी सेगमेंट आपने रिपोर्ट करें हैं वो मिला के 75% ऑफ टोटल रेवेन्यू होने चाहिए एक्सटर्नल।
अगर उनका टोटल 75% नहीं बन रहा, तो जितने बचे हुए सेगमेंट है उन्हें भी आप रिपोर्ट करते जाओगे, इवन दो वो कंडीशन मीट नहीं करते हैं, बचे हुए रिपोर्टेबल सेगमेंट को भी ऐड करते जाओगे जब तक वो 75% का क्राइटेरिया मीट नहीं हो जाता। तो ये प्रोविजन है, बाकी डिटेल में पढ़ लेना। अब इस क्लास में कितना ही बताऊं, इतना रिवाइज करा दिया कि जब तक वो क्राइटेरिया मीट नहीं होगा, ये 75% वाला क्राइटेरिया में वो भी आते रहेंगे, जो भी नालायक थे उन्हें भी ऐड करते रहेंगे, जो नॉन रिपोर्टेबल थे अब उन्हें भी रिपोर्ट कर देना, क्योंकि दो प्रायोरिटी है, एक तो इंडिविजुअली 10% एंड टोटल रिपोर्टिंग 75%। हालांकि अब IFRS 19 पब्लिक अकाउंटेबिलिटी, जिन कंपनी की पब्लिक अकाउंटेबिलिटी नहीं है उनके लिए डिस्क्लोजर कम कर दिए, उनमें से ये भी एक बेनिफिट उनको दे दिया है, जरूरत नहीं है। तो ये आपका ये वाला क्वेश्चन है जिसमें आपको ये सारी चीजें आंसर करनी थी, चीफ डिसीजन मेकिंग की बात करनी थी। तो ऑपरेटिंग सेगमेंट पे पूरा क्वेश्चन आया था ये, जो कि मैंने पूरा आपको बताई दिया। तो कर लेना क्वेश्चन 4 ऑपरेटिंग सेगमेंट। तो देखा जाए बच्चा, तो पहला एरिया बात करें मेरे दोस्त, पूरा हमने टाइम लिया आपका, थोड़ा सा ज़्यादा टाइम ले लिया सर ने, बट पूरी रिपोर्ट आपसे प्यार से डिस्कस कर ली, डिटेल में बता दी। अब इसको पढ़ लो, मैं क्वेश्चंस भी लेके आ गया, मार्च जून की रिपोर्ट को पढ़ना, पूरा पेपर सॉल्व करो, बैठ के करो इसे सॉल्व, मजा आना चाहिए। बस प्रोविजन पढ़ लेना पहले से, दोबारा से स्टेप एक्विजिशन को रिवाइज कर लो, IAS 19 को रिवाइज कर लो, IFRS 9 के मेन पॉइंट, IFRS 9 में भी सब कुछ मत पढ़ो, IFRS 9 में इंपेयरमेंट वाला पार्ट पढ़ लो। फिर उसके बाद इसने क्या पूछा, रेवेन्यू में कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन पढ़ लो, लीज में चेंज इन लीज टर्म का एक एग्जाम्पल कर लो, एक कर तो लो, या IAS 21 को रिवाइज कर लो। उसके बाद आपका लास्टली ऑपरेटिंग सेगमेंट और IAS 38 को पढ़ लो, फिर इस पेपर को करके देखो क्या मजा आता है। तो यही SBR की खूबसूरती है कि लगता बहुत टफ है, मिक्स ऑफ स्टैंडर्ड लगता है, बट जब करने जाओ तो बहुत ईजी है। तभी तो बच्चों इसमें रैंक भी खूब आ रही है, बच्चे 90 मार्क्स तक लेके आ रहे हैं अब तो। हाँ, पहले कभी टाइम था कि पेपर का डिफिकल्टी लेवल बहुत टफ हुआ करता था, अब तो सबसे हाईएस्ट पासिंग रेट का पेपर है प्रोफेशनल लेवल में। बस एक टिप याद रखना, पेपर छोड़ के मत आना, कितना भी हो पेपर 100% करके आना। ये बात सर की याद रखेगा हर बच्चा कि जो हो जाए, दम निकल जाए, कुछ भी लिख के आऊंगा, पेपर कंप्लीट करके आऊंगा, छोड़ के नहीं आऊं। आता है नहीं आता, जो नहीं आता उसे और भी लिख के आओ। तो ऐसे ही एग्जाम सपोर्ट आते रहेंगे आपके लिए और मिलते रहेंगे आपके सर आपसे बढ़िया बढ़िया बेहतरीन कंटेंट के साथ। तो आप मोटिवेट करते रहो सर को, देखते रहो, कमेंट करते रहो, आते रहो सर के सेशन में। अभी के लिए अलविदा दोस्तों, मिलते हैं फिर एक और नए सेशन में कुछ नई बातों में। टाटा, टेक केयर, बाय बाय।